कि अगर हाउ केहू माई का दूध पी ले अपने, यही भाषा बोल रहे थे, हाउ केहू अपने माई का दूध पी ले तो मैदान तय कर ले, यह मिश्रा बनारस वाला मिश्रा 2-2 हाथ लेके तैयार है। दूसरे का दिन धे के कूट दिए गए। मिश्रा जी तो हमारे पार्टी में आने के लिए तैयार थे। अच्छा। लेकिन इनको मैंने देखा, हम क्या हटाइए, इनको नहीं लेंगे। अखिलेश यादव जी धोखेबाज नेता है। अगर अखिलेश यादव जी लाठी गोजी डंडे से अगर डर रहे हैं तो हम उनको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। अभी भारत के संविधान को जेबा में रख करके पार्लियामेंट घूम रहे थे और मैं पैदा हुआ, उसका जब जानने लायक हुआ तो मेरे मन में हमेशा से रहा कि पढ़ लिख करके नौकरी नहीं, पढ़ लिख करके पॉलिटिक्स में आना है। 8 साल की अवस्था से हम एक्टिव हैं, 8 साल की अवस्था से मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। आप परिवारवाद की आप बात करते हैं, अभी आपने पीडीए का एक अलग डेफिनेशन दे दिया, तो ये तो आपके साथ भी चल रहा है, सुभाषपा के साथ भी चल रहा है, आपके भाई भी पार्टी में है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे बाबूजी से बड़ा गुंडा कौन है भाई? प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मायावती जी, अखिलेश जी? मायावती जी। हाँ जी, बाबूजी ने जो काम सौंपा है पूरी ताकत झोंक देते हैं हम लोग। कोई भी काम हम लोग को सौंपते हैं फिर ये नहीं देखते हैं कि कैसे नहीं होगा, हम उसको बच्ची बोलते हैं, नाम नहीं लेते उसका, मैं उसको बच्ची बोलता हूँ। जैसे बाबूजी हमारे बहुत कठिनाई से यहाँ तक पहुँचे हैं, हम दोनों भाई बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक आए। इसी फिर मैं अपना निकल के बाहर आ रहा था तो कमिश्नर दौड़ते हुए बोला, करे इसको बैठाओ, इसको बैठाओ। 8-10 लोगों ने उठाया और फिर बहुत मार भी मारा, गाली देते हुए कहा कि तुम लोग नेता बनते हो। जेल हम लोग गए, रात भर भय का माहौल बना था, बड़ा बड़ा इतना मोटा मोटा डंडा रखा हुआ था और इंस्पेक्टर कह रहा था कि तो हमको कह रहा कि इसमें से चयन करो कि कौन सा डंडा तुम्हारे लिए सूट करेगा। और डायरेक्ट बहन जी का फ़ोन आया और फ़ोन लाउड स्पीकर पर था, सुनाई भी दिया कि इनका खिदमत थोड़ा अच्छे से करना। मन में एक क्रोध और क्रोध का संकल्प जेल में मैंने लिया कि आप बीजेपी में आए तो आरक्षण पे क्या किया जो आपका बड़ा मुद्दा था, जातीय जनगणना पे क्या की जो बड़ा मुद्दा था। हाँ, ये थोड़ा कठिन सवाल है। ये लोग आज आरोप लगाते हैं एनडीए सरकार पर, वो ये अखिलेश यादव जी अपने गिरवन में झांक के नहीं देखते, मायावती जी अपने गिरवन में झांक के नहीं देख रही हैं कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या किया था। खिचड़ी खाने के लिए थरिया गिलास कटोरी दिया गया था। अखिलेश यादव जी ने मिड डे मील की व्यवस्था किया था, कॉपी किताब की नहीं किया था, मिड डे मील की व्यवस्था किया था। जो लाठी से डर जाए वो कैसा नेता भाई? अरे बाबूजी हमारे खलासी थे। एक तो गाड़ी का ड्राइवर होता है जो सवारी ढोते हैं सब सड़कों पर, एक ड्राइवर होता है और एक सवारी भरने वाला व्यक्ति होता है, तो जो खलासी बोलते हैं, वो अंडर ट्रेनिंग रहता है ड्राइवरी में कि जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बगावत का नाम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। नमस्कार, न्यूज़स्टार 7 मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिनको हमेशा आप किसी न किसी बयान को लेके, किसी न किसी चीज़ों को लेके हमेशा सोशल मीडिया में, न्यूज़ों में चर्चित और चर्चा का विषय बने रहते हैं। नाम है अरविंद राजभर जी, जो कि सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो आपका न्यूज़स्टार 7 मीडिया के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ काफ़ी सारी राजनीतिक चर्चाएं होने वाली हैं जो मुझे लग रहा है हमारे ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा और लोग जानने के लिए भी उत्सुक होंगे। सवाल बहुत सारे हैं और आपसे कई बार सवाल किए भी जाते हैं, लेकिन आज हम न्यूज़स्टार 7 मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेने के जो ऑडियंस जिनका इंतज़ार कर रही हो और आपसे शायद किसी ने पूछा नहीं। तो स्टार्टिंग में पहले हम आपकी पढ़ाई लिखाई से स्टार्ट करेंगे कि आपने राजनीतिक कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया। जैसे कि क्योंकि हमें अभी पता था कि आपके जो सुभाषपा पार्टी है 2002 में बनाई, आपके फादर कई और पार्टियों में रहे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो सबसे पहले ये है कि आपने पढ़ाई कहाँ से की? देखिए, हम लोग तो गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव में पैदा हुए, गांव में पले बढ़े और गांव की ही पढ़ाई प्रथम दृष्टया हम लोगों ने उसको स्वीकारता प्रदान की। हमारे ही गांव से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर एक प्राइमरी पाठशाला सहमलपुर करके था जी। उसमें हम लोगों ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई की शुरुआत की और धीरे धीरे वहाँ लगभग कक्षा 5 तक हम पढ़े। ठीक। और आपके अपने गांव में? हाँ, मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर पर था। ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई वही जो गाँव की पढ़ाई होती है, कबूतर, खरहा, गमला, घड़ी, अंगा, यही सब ये सब पढ़ा। और पढ़ते हुए मन में एक था कि काश ऐसा भी समय आवे कि कुछ पैसे की व्यवस्थाएं हैं और हम लोग भी अच्छे स्कूल में जाएं,
टाई बेल्ट लगा के जाएं, जी। बैग लेके जाएं, जूता मोजा पहन के जाएं। बिल्कुल। हम जब जाते थे स्कूल पर तो अपने स्कूल तो मैं देखता था कि एक सेंट जोसेफ स्कूल एक खुला हुआ हाँ। था अंग्रेजी मीडियम का, तो मैं उसके बसों को देखता था। हम्म, शाम को अक्सर 3:30 बजे 4 बजे वो बस जाती थी हमारे जी। स्कूल के जस्ट सामने से ही। तो मैं बैठ के उसको देखता था, उससे जो बच्चे उतरते थे उनको देखता था हम्म, और मैं सोचता था कि काश ऐसा दिन मेरे लिए भी आता हाँ। कि मैं भी बस से जाता, हम्म, कुर्ता ये टाई बेल्ट पहनता, शूज़ जूता मोजा पहनता, हम्म, बैग लेकर के टिफ़िन लेके हम भी जाते हम्म, और करता रहा। बाबूजी से भी हमने कई बार जिक्र किया, हम्म। लेकिन पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के क्या कारण स्थिति थी उस समय? बहुत दयनीय स्थिति थी, गरीबी का आलम था। हम्म, और बाबूजी का संघर्ष तो ऐसा रहा है कि आने वाले समयों में हम्म। उस पे मैं खुद एक किताब लिखूंगा बहुत बढ़िया, बाबूजी क्या के बात लिए। है। और उनका जो जीवन एक आप कथा अपने है। पिताजी को बाबूजी बोलते हैं? हाँ, मैं उनको बाबूजी ही बाबूजी बोलता बोलते हूँ। हैं, अच्छा। मैं पापा नहीं बोलता हूँ, ठीक मैं है। बाबूजी ही बोलता हूँ। ठीक है। तो मैं खुद बाबूजी पर एक किताब लिखूंगा ओके। और उसमें उनके जीवन की वो पूरे संघर्ष भरे जो दिन हैं, जी, वो सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग और टर्निंग पॉइंट है, वो हाँ। सारी चीज़ें हम उसमें रखेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन जब हमको आप याद किताब है, लिखेंगे तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। ज़रूर एकदम। क्या है कि शुरुआत बहुत निचले स्तर से हुआ। हम्म, गांव में छप्पर लगता है, हम्म, तो उसी छप्पर में हम लोग रह करके हमारे आंखों में हमेशा एक तस्वीर चलती रहती है। हम्म, मैं 2 चीज़ें हमको हमेशा याद आती हैं। हम्म, जब कोई उपलब्धि मिलती है हम्म, या फिर जब कोई सराहना करता है हम्म, काम का, हम्म, या फिर हम लोगों के संघर्षों का जब कोई सराहना करता है, तो 2 बातें हमेशा हमको याद आती हैं। एक तो गांव में चूल्हा होता है जिस पर खाना बनता है। उस चूल्हे के पास मैं बैठता था और हमारी माताजी खाना बनाती थी ओके। और हमारे बाबूजी जो है हमको ABCD पढ़ाते थे। अच्छा। अंग्रेजी किताब खरीद के लाए थे, ABCD पढ़ाते थे। तो पहली कैसा पापा का जो बिहेव था, जो मतलब सख्त थे, सॉफ्ट थे, कैसे थे? नहीं, बाबूजी पढ़ाई लिखाई को लेकर के एकदम सख्त थे। सख्त थे। उनका कहना ये था कि जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए और यह जीवन जीने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षा के प्रति बाबूजी हमेशा हम लोगों पर दबाव बनाते रहे ओके। और हम लोग भी बाबूजी की बातों को स्वीकार करते हुए पढ़ाई से हम लोग अपना ध्यान नहीं भटकाए। पढ़ाई को हम लोग प्राथमिकता दिए। पढ़ाई में भी जब फीस नहीं जमा कर पाते थे, 10 रुपया फीस थी हम लोगों की, वो भी नहीं जमा कर पाते थे। ओके। और जब हाफ ईयरली एग्जाम होता था, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो 50 रुपया लगता था, तो वह भी नहीं दे पाते थे। तो जैसे बाबूजी एक तो राजनीति में रहते थे, तो वो जैसे कोई भी काम बाबूजी करते हैं तो उसी में रम जाते हैं। फिर वो देखते नहीं थे कि पीछे क्या है, वो हमेशा आगे चलने का निरंतर प्रयास करते थे। तो उस समय भी यही सिचुएशन था। जब बाबूजी पॉलिटिक्स में घुसे, उसके बाद काम करना चालू किए, तो फिर बीबी कहाँ, बच्चे कहाँ, बेटी बेटा कहाँ, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जब वो महीने 2 महीने 3 महीने पर आते थे, तो जैसे एग्ज़ाम होता था वैसे हम लोग से पूछते थे। फिर उसके बाद कहते थे पढ़ाई पर ध्यान रखो, हम दूसरा काम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कुछ अच्छा करेंगे। मतलब तो जी, तो ऐसे करके तो एक घटना मुझे हमेशा याद आती है। जब बारिश का समय होता था तो छप्पर हमारी पानी ऊपर से चूता था। अच्छा। तो हम लोग लेके बाल्टी, वो लोटा, थाली, ये सब ले करके हम लोग उसके जगह जगह रखते थे कि किताब ना भीगे। अगर किताब भीगता था तो उसको चौकी के नीचे, चौकी क्या था, चारपाई थी, उसके नीचे रखते थे। तो पानी से चारपाई भी भीग जाता था तो तिरपाल उस पर लगाते थे। या फिर हम लोग एक करते थे कि जैसे कितना मतलब कितना बड़ा छप्पर, कितना बड़ा घर होता है? क्योंकि गांव में ज्यादातर ना जगह ज्यादा होती है, 1-2 कमरे जैसी कुछ। हाँ, कमरे तो नहीं कह सकते, छोटा ही था, कच्चा घर था। उसे कच्चा घर भी नहीं। अच्छा। अरे उसको अगर जो आपके ऑडियंस अगर गांव से जुड़े होंगे, हाँ। तो मैं अगर बताऊं उनको तो जान जाएंगे। जी। ऊपर से पुआल की पूरा वो छप्पर, ओके। नीचे से नरकट का, सरपत का वो एक टाटी ऐसे बनाया गया था, उसको ऐसे घेर करके रखा गया था। उसी में लकड़ी का दरवाजा भी बनाया गया था और उसी में हम लोग अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा आपका घर था? ऐसा हमारा घर यहाँ था। से आप आए हैं? अरे अभी उससे और नीचे चलिए ना। बाबूजी हमारे खलासी थे, ड्राइवर छोड़िए, खलासी मैं थे। एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा, खलासी क्या होता है? खलासी जैसे कि जो एक तो गाड़ी का ड्राइवर होता है, ओके, जो सवारी ढोते हैं सब सड़कों पर, एक ड्राइवर होता है और एक सवारी भरने वाला व्यक्ति होता है, तो उसको खलासी बोलते हैं। वो अंडर ट्रेनिंग रहता है ड्राइवरी में। ओके। तो हमारे बाबूजी बनारस का एक भोजूबीर एरिया है, वहाँ से जीप पर
खलासीगिरी करते थे और एक यादव जी ड्राइवर थे, उन्हीं की जीप थी, तो वहाँ जाते थे। तो हम लोग जब अक्सर आज निकलते हैं वहाँ से, जब हम लोग निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी लगी है, रोड मतलब चौराहे पर रोका गया है, और जो सिपाही आरटीओ के हैं, रोड ट्रैफिक वाले हैं, वो अपना सीटी बजा के डायरेक्शन दे रहे हैं कि इधर से जाइए। जब आज वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जब पूर्व का याद आता है, तो एक वहाँ का भी एक दृश्य दिखता है। जब कभी हम लोग जाते थे बनारस घूमने क्योंकि हमारी नानी का घर बगल में था, तो हम लोग अक्सर बाबूजी से मिलने जाते थे, तो देखते थे तो बाबूजी हमारे वहाँ चिल्लाते थे, जोर जोर से आवाज़ लगाते थे, ऐसे बोलते थे। जैसे बाबूजी का जो रूट था वो बनारस भोजूबीर से सिंधोरा था और सिंधोरा से फूलपुर था। तो बाबूजी वहाँ चौराहे पर खड़े होकर बोलते थे, गमछा लेके जोर जोर से ऐसे करते थे, बोलते थे कि 2 सवारी 2, जैसे सीट जैसे से भरती थी तो बोलते 2 सवारी सिंधोरा, 2 सवारी सिंधोरा, 2 सवारी सिंधोरा, ऐसे बोलते थे। अब फिर उसका जब भर जाता था तो पीछे अपना लटक करके फिर सभी सवारियों को देखते हुए अपना उनसे किराया उराया लेते जहाँ जहाँ लोग उतरते थे किराया लेते थे, सिंधोरा आते थे। टोटल दूरी 23 किलोमीटर की है बनारस से सिंधोरा की। आज जब हम लोग चीज़ें देखते हैं तो लोग आलोचनाएं देखते हैं, लेकिन ये संघर्ष नहीं देखते हैं पीछे का कि कितना इसके संघर्ष बाद भी किया है। जब बाबूजी उससे हटे तो बाबूजी ने एक ऑटो लिया, ओके, सेकेंड हैंड। ठीक। तो हमारे सिंधोरा बाजार के एक थे बुद्धू यादव, तो उन्हीं का एक ऑटो चलाते थे, ऑटो चलाना चालू किए। ओके। उसको सिंधोरा से फूलपुर लिए, फिर ये कब की बात है? ये हमको लगता है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, बाबूजी क्या करते थे। 90s के हाँ, टाइम की और पहले का है, और पहले का। हाँ, तो ये हम लोग जानते थे। ओके। तो इसके बाद फिर बाबूजी अपना गांव में घर में ही उसी मड़ई में कालीन का, वो इसको गलीचा बोलते हैं गांव के एरिया में, कालीन बिनना चालू किए। उससे भी नहीं गुजर बसर हुआ तो फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो बाबूजी ने फिर कमर्शियल खेती चालू कर दिया। तो खेती चालू किया तो वह भी दिन मुझे याद है कि बाबूजी कमर्शियल खेती करते थे, तो आलू, बैंगन, टमाटर, मरचा, गोभी, ये सारी चीज़ जो होती थी तो उसको साइकिल पर रख करके 3-4 गांव फेरी लगाते थे और सब्जी वब्जी बेच करके वो परिवार को चलाने का प्रयास करते थे कि चलता भी था। उसी में धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलती गई, पंचायती एक्ट लागू हुआ। हमारी माताजी उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिला पंचायत सदस्य बनी, बाबूजी ने बनाया। बाबूजी हमारे माननीय कांसीराम साहब के चेला के तौर पर। पिताजी आपके इलेक्शन लड़ना चाहते थे, सीट महिला आ गई? नहीं, ऐसा नहीं था। बाबूजी पहले से थे कि मतलब गांव में, क्योंकि प्रधानी उसी समय प्रधान हमारे बाबा जी बने। लोग आलोचना में कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर प्रधानी नहीं जितवा सकते, तो हमारे बाबा 1995 ही प्रधान बाबूजी ने बनवाया था। और उसी के साथ साथ क्योंकि पंचायत चुनाव, प्रधानी और जिला पंचायत एक के साथ हो गया था, तो हमारी माता जी का चुनाव निशान घड़ी था उस समय, और हमारे बाबा का जो चुनाव निशान प्रधानी का था फुटबॉल था। तो हमारी माता जी उत्तर प्रदेश, मतलब आपके दादाजी? तो हमारी माताजी के विपक्ष में 8 प्रत्याशी खड़े थे और हमारी माताजी सबकी जमानत जब्त कर दिया और 18,000 एक्स्ट्रा वोट पा करके हमारी माताजी जिला पंचायत का चुनाव जीती। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली महिला मेरी माताजी। ये कब की बात है? प्रथम महिला जिला पंचायत 1995, प्रथम महिला जिला पंचायत हमारी माताजी। उसके बाद से स्थितियां बदलती गई। मतलब पूरे इंडिया में प्रथम जिला पंचायत? नहीं, या यूपी में। उत्तर प्रदेश के पंचायती एक्ट जब लागू हुआ, उत्तर प्रदेश, हाँ, पहला चुनाव 1995 में हुआ, तो उसमें हमारी माताजी पहली जिला पंचायत सदस्य बनी। हमारे गांव में आने के लिए रास्ता नहीं था, तो हमारी माताजी की ही देखरेख में रास्ता भी बना। अब ये हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट पे आगे हैं, अभी थोड़ा और हम उधर ही डिस्कस करेंगे कि जहाँ ये संघर्ष चल रहा था, तो पिताजी यानी कि आपके बाबूजी क्या क्या उस समय संघर्ष करने पड़े, राजनीति में क्या चैलेंजेस आए उस समय, और क्या सही डिसीजन रहे और क्या गलत डिसीजन रहे? देखिए, बाबूजी को मैं पहले बताया कि बाबूजी बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, मेहनती हैं। बाबूजी से एक चीज़ जो हम लोग भी सीखते हैं कि कौनो काम असंभव नहीं है, यह बाबूजी हम लोग को हमेशा बताते हैं। और बाबूजी एक बात हमेशा कहते हैं, किसी के साथ गलत मत करना। तो बाबूजी हमारे किसी के साथ गलत भी नहीं करते थे, लेकिन जब राजनीति में शुरुआत की है तो स्वाभाविक तौर पर है कि सबसे पहले परिवार साथ दे। जब परिवार साथ देता है तब गांव साथ देता है, उसके बाद तो फिर आस पड़ोस के लोग, फिर धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन बाबूजी जब पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते करते जब राजनीति में इंटरफेयर करना चालू किए, तो माननीय कांसीराम साहब सबसे पहले बाबूजी से मिले। तो बाबूजी की सक्रियता को देखते हुए उन्होंने बाबूजी को ग्राम सभा अध्यक्ष बनाया। और ग्राम सभा अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपने गांव का संगठन जितना मिला उन्होंने 1 नंबर किया। कांसीराम जी आए तो मंत्री जी का समीक्षा लिए, बोले यार तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो बाबूजी को सेक्टर अध्यक्ष बना दिए।
ओके। तो सेक्टर अध्यक्ष बनाया तो अमूमन 6-7 गांव का बाबूजी ने संगठन बनाया। फिर काम की समीक्षा हुई तो बड़ा अच्छा लगा उनको। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम चलो ब्लॉक में। तो बाबूजी को ब्लॉक से फिर विधानसभा, और एक समय ऐसा आया कि बहन मायावती जी प्रदेश अध्यक्ष थी, बाबूजी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। पूरे बनारस जनपद के संगठन को बाबूजी ने होल्ड किया। उसके बाद से लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया कि भाई ओम प्रकाश राजभर एक युवा नेता है जो बड़ा अच्छा काम करता है, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। आ गया विधानसभा का चुनाव। बाबूजी की इच्छा हुई, माननीय कांसीराम जी ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो। बाबूजी की इच्छा हुई, बाबूजी ने कहा कि ठीक है चुनाव लड़ता हूँ। बाबूजी पहले चुनाव भी लड़े। बाबूजी चुनाव भी लड़े। चुनाव लड़े तो वहाँ बाबूजी के साथ धोखा हुआ और 887 वोट से बाबूजी चुनाव हार गए बीएसपी से। फिर उसके बाद सरकार बनी, तमाम तरह की समस्याएं। ये पहला चुनाव लड़े थे? पहला चुनाव बाबूजी लड़े। फिर तमाम तरह की चुनौतियां आई। सरकार बनी तो मंत्री जी, बाबूजी ने बोला बहन मायावती जी के लिए, क्योंकि आवास बट रहे थे, तो उसने बोला भाई सबका वोट हमने दिलाया है, तो यह आवास में सिर्फ एक जाति विशेष के लिए आवास क्यों है? जब वोट सबने दिया है तो सबको मिलना चाहिए। तो बहन जी को यह बात अच्छा नहीं लगा। राजभर समाज के और नेता बीएसपी में थे, उन लोगों ने बाबूजी की शिकायत किया बहन जी से। बहन जी मुख्यमंत्री पहली बार, और उसी समय बाबूजी से झगड़ा हुआ बहन जी से, और बाबूजी ने तुरंत निकले और इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दिए तो स्थितियाँ थोड़ी दयनीय हो गई हम लोगों की। फिर उसके बाद सारे लोग, अब बहन जी ने निष्कासित भी कर दिया बाबूजी को। तो धीरे धीरे अपना चलते रहे मंत्री बाबूजी। उसका फिर उसी काम में लगे, कमर्शियल खेती, अपना घर का काम धाम देखना, हम लोगों को पढ़ाना लिखाना, गांव के बच्चों को प्रोत्साहित करना पढ़ने लिखने के लिए। गांव में अगर कोई गलत काम करता था तो उसको बाबूजी अपने डांट फटकार के सही करके उसको सही रास्ते पर लेके जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बाबूजी को से मुलाकात हुई स्वर्गीय डॉक्टर सोनल पटेल जी से। सोनल पटेल जी से मुलाकात हुई तो फिर बाबूजी अपना दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, वहाँ भी काम किए। तो बाबूजी के जीवन में चुनौती बहुत ज़्यादा आती थी, बहुत ज़्यादा चुनौती। एक जब आपके भाई आए हुए थे तो उन्होंने एक किस्सा बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग है, और लोगों ने उनको बहुत वो चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी, बहुत पूछना चाहते थे और भी गहराई से जानना चाहते थे। जितना वो बता के गए, लोग चाहते थे और भी आप गहराई से बताएं कि जब बीएसपी सरकार में आपके बाबूजी पर और आपके कार्यकर्ताओं पर और आप पर भी शायद पुलिस के डंडे पड़े और शायद जेल में भी जाना पड़ा, वो क्या किस्सा था और क्या वजह थी? देखिए क्या था कि धीरे धीरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने में पूरी ताकत झोंक दी थी। और हमारी जो कैनेलिटी है राजभर, हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मानने वाले लोग हैं। हमारा जो राजभर समाज था वो बीएसपी में एकदम पूरी जी जान से लगा हुआ था। हमने अपने कम्युनिटी को वहां से हटाया। जब हटाया तो यह बात बहन मायावती जी को अच्छी नहीं पसंद नहीं आई, और उनकी सरकार थी। और उसी समय एक नारा लगा था बहन जी की सरकार में, योजना बनी थी कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। तो बहुजन समाज पार्टी के जितने नेता थे, ये लोग जितनी सरकारी जमीन थी सब पर कब्जा करना चालू कर दिए थे। तो बनारस का एक गांव था शाहपुर, वहाँ भी सरकारी जमीन थी, सड़क के किनारे था, तो वह बहुत दाम वाली जमीन थी। वहाँ बीएसपी के जो जोनल कोऑर्डिनेटर वगैरह ये लोग थे, मिल करके उस जमीन पर स्थिति ये हो गई कि कई बार से वो लोग खाली कराने का प्रयास किए, लेकिन अब भाई जो वहाँ बस गया है वहाँ आवास सब मिल गया था, मुख्यमंत्री आवास था, सरकारी हैंडपाइप था, सारी व्यवस्थाएं थी। तो लोगों ने यह कहा कि भाई ये सरकारी जब सारी चीज़ें बन ही गई हैं तो दिक्कत क्या है। लेकिन बिना सूचना दिए वहाँ के अधिकारियों ने क्या किया कि भोर में 4 बजे ही उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें एक नवजात बच्चा भी एक्सपायर हो गया। एक दादी थी, उनका सर फटा, उनका हाथ पैर टूटा, उसी में दब गई थी। तो और बहुत सारी क्षति भी वहाँ पर हुई, जनहानि भी हुई। यह बात की जानकारी हम लोगों को हुई क्योंकि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में धरना प्रदर्शन करने वाली पार्टी मानी जाती थी कि छोटे छोटे मसले में भी हम लोग धरना देते थे। तो हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोगों ने अपने नेताओं को भेजा, उसकी समीक्षा करा, देखा तो उन्होंने कहा तो अन्याय हुआ है। और हम लोगों ने क्या किया कि ऐलान कर दिया प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का। धरना प्रदर्शन बनारस में हुआ और कितने लोग थे उस प्रदर्शन में? धरना प्रदर्शन तो ये क्रमिक अनशन चालू हो गया था क्योंकि पहले हम लोग एक दिन का धरना किए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर ये हुआ कि 3 दिवसीय करेंगे तब भी कोई सुनवाई नहीं। फिर 1 हफ्ते का किए तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने, उस समय क्या उम्र थी? हमारी उम्र उस समय रही होगी लगभग 13-14 साल। और आप एक्टिव थे? हाँ, हम तो 8 साल की अवस्था से, बाबूजी के साथ 8 साल की अवस्था से हम एक्टिव हैं। 8 साल की अवस्था से मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। मैंने, बाबूजी ने हमेशा जीवन में एक ही बात बताया। अब मैं पैदा हुआ, उसका जब जानने लायक हुआ तो मेरे मन में हमेशा से रहा कि पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करना है।
पढ़ लिख करके पॉलिटिक्स में आना है। इसके पीछे भी कारण है, वो हम बताएंगे भी आपको। लेकिन उस दिन की जो घटना हुई, हम लोग BHU यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस दिन जब क्रमिक अनशन लगातार चालू हो गया, BSP में तमाम मंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष, परिवहन मंत्री हमारे समाज के लोग थे। वह लोग यह देख रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर अगर इन लोगों को न्याय दिलाने में सफल हो गया तो फिर ये हम लोगों से बड़ा नेता बन जाएगा। नेताजी की छवि को धूमिल करने के लिए और नेताजी के कद को खत्म करने के लिए उन लोगों ने योजना बनाया और बिना सूचना के जब हम लोग वहाँ क्रमिक अनशन बाबूजी कर रहे थे तो लाठीचार्ज करा दिया। हमारा बस हम क्या किए थे कि हम अपने मित्रों के साथ उस दिन बाबूजी से मिलने गया था मैं, क्योंकि हम लोग अपने कमरे पर रहते तो यहीं रह के पढ़ाई करते थे। मैं मिलने गया था। अरुण जी भी साथ में थे? अरुण जी भी साथ में थे। और अरुण जी को आपको पता था अरुण जी साथ में? अरुण जी क्योंकि वो हमारे साथ रहते नहीं थे, वो घर पर रहते थे। तो अरुण जी उस दिन वही चीज था, देखने आए थे कि कैसा कार्यक्रम होता है। और हम अपने मित्रों के साथ एक जगह खड़े थे, अरुण जी एक जगह खड़े थे। अब हम लोगों ने क्या किया कि जब देखे कि माहौल गड़बड़ा रहा है तो क्या था कि हम लोगों के बारे में लोग जानते थे कि ओम प्रकाश राजभर जी के 2 बेटे हैं। अगर यह 2 बेटे बाहर रहे तो ओम प्रकाश राजभर को जेल भेजने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यह लोग बचा ले जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आंदोलन रुक जाना चाहिए था वो आंदोलन और गति पकड़ लेगा। मतलब आपकी उम्र उस समय 12-14 साल की? हाँ, 12 से 14 साल थी। और लोग इतना मतलब सोच के बैठे थे कि इतना पावरफुल हैं आप उनके बेटे कि वो निकाल लेंगे। मतलब क्योंकि हम लोग बड़े बड़े मंचों पर, मैं खुद बोलते थे। मैं बोलता था, मैं 8 साल की अवस्था से भाषण देता हूँ। क्या बात है। मैं पहला भाषण जब दिया था तो एक लक्ष्य मेरा था, क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं था। अच्छा। मेरे पास कॉपी नहीं थी, क्योंकि हम लोग दुद्धि, नरकट की कलम और पटरी पर पढ़ने वाले लोग थे। तो हमारे पास पेंसिल भी नहीं था, न ही वो कॉपी था। तो मैं बस अपना भाषण जो देता था, पहला भाषण मैंने दिया था कि मुझे कॉपी मिल जाए और पेंसिल मिल जाए, इरेजर मिल जाए। ओके, स्कूल में दिया? हाँ, कि वो एक रमेश जायसवाल जी हैं हमारे बाजार सिंधोरा में, तो हर साल में एक ऐसा कंपटीशन कराते थे, कार्यक्रम कराते थे। तो वहाँ जो जीतता था तो उसको देते थे। तो मेरा लक्ष्य रहता कि मैं ही जीतूं वहाँ। बस जीतने का लक्ष्य बस ये रहता था कि मुझे कॉपी मिल जाएगी, मैं देखूं कॉपी कैसा होता है, मैं पेंसिल से लिखूंगा, उस पर ABCD लिखूंगा, ऐसे करके। आप जीते? तो मैं हमेशा जीतता था, जब जाता था तब मैं जीतता था। हमारे चाचा जी हैं रामचंद्र राजभर, वही लेके हमको जाते थे। और मैं बड़ा खुश रहता था कि आज जाऊंगा, मैं बोलूंगा। और चाचा मेरे कहते थे कि देखना इस बार भी जीतना है। और जितनी बार हमको लेके जाते थे उतनी बार मैं जीतता था। कभी कभी जैसे पहली बार पेंसिल जीता, कॉपी जीता, दूसरी बार गया तो बैग जीता, तीसरी बार गया तो जूता मैं जीता था। मैं जूता कभी नहीं पहना था। अच्छा। हाँ, मैं जूता कभी नहीं पहना था। तो मतलब स्लीपर भी नहीं मिलती थी। खुशी मिल गई, मजा आ गया कि अरे वाह। मुझे जब पता चला कि आज का इनाम जूता है तो मैं और अच्छा बोलने का काम किया। वहाँ बहुत सारे लड़के आते थे, और अच्छा बोला। बस लक्ष्य होता था कि मुझे जूता जीतना है, बस। ठीक है, तो मुझे बस जूता किसी प्रकार से मिल जाए। तो जूता आता था तो मैं उसको पहन के स्कूल जाता था अपने। लोग देखते थे कि जूता, तो मैं बताता था। और वहाँ जो प्रधानाचार्य थे या गुरुजी हम बोलते थे, जो गुरुजी थे वो भी पूछते नया नया जूता, तो बताता था मैं कि जीत क्या, हम भोजपुरी बोलते जीत क्या नहीं। तो ऐसे करके तो उस दिन वाली जो घटना थी, जब बाबूजी ने मूव किया कमिश्नर से मिलने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई स्वाभाविक तौर पर है कि पिताजी हमारे हैं, जब वो आगे बढ़े तो हम लोग उनके पीछे पीछे चल गए। और ये ऐसा वहाँ इतना माहौल बना दिया गया था कि लग रहा था कि आज कुछ यहाँ होने वाला है। ऐसा आपको अंदेशा हो? हाँ, अंदेशा हम लोग को हो गया था। तो जैसे मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारा भाई, हाँ, हमारा भाई हमारी जान है। इसलिए क्योंकि मैं उसको उस स्थिति से निकाल करके हम लाए हैं कि जब उसकी पहली बार तबीयत खराब हुई, तो उस दिन हम स्कूल में थे, हम दोनों लोग। उसकी तबीयत खराब हुई स्कूल में, तो हमको लगा कि मेरा भाई मर जाएगा। तो मन में एक डर पैदा हुआ। फिर उसको हम अपने पीठ पर लाद के 3 किलोमीटर भागते भागते घर आए। फिर माता जी से, दादी जी से सबको ले होकर फिर हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। फिर उसका जान बचा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये चाहे जब बीमार हो सकता है, तो उसका केयर हम ही करते थे। तो स्कूल में जाते समय अमूमन कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई कि वो चलते चलते गिर जाता था, मुंह से झाग वगैरह आ जाता था, पूरा हाथ पे फेंकने लगता था। तो हम उसको तुरंत कंधे पर लाते थे, भागते दौड़ते हुए मैं आता था घर। फिर डॉक्टर को बुला करके अपना ट्रीटमेंट करा के ठीक कराता था। तो हमको बार बार जब उसकी तबीयत खराब होती थी तो हमें भय लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अकेला हो जाऊँ, क्योंकि 2 भाई हम लोग, तो मैं अकेला हो जाऊँगा। तो फिर मैं आज भी सामने रहता है, अगर उसको जरा सा कुछ होता है ना, अब उसको 2 दिन पहले टाइफाइड हो गया था, हमको पता चला तो हमने फ़ोन किया, तो फ़ोन पर ही मेरे आँख से आंसू आ गया। हमने उससे कहा कि दवा भी ले लेना ध्यान से,
ध्यान रखना अपना, बहुत तेल मसाला खाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ठीक रहो बस। तो अभी जैसे मैं आ रहा था तो गया वहाँ आजमगढ़, अभी मैं उसको डांटा, हमने कहा क्यों चले गए तुम, अभी ठीक करना चाहिए था अपने आप को। तो ये बचपन से एक उससे अटैचमेंट मेरा है, मतलब मैं उसको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। वो हमारा भाई है और उसको जरा सा खरोच भी आता है, मैं सोचता हूँ कि मेरी जान चली जाए बस वो बचा रहे, क्योंकि छोटे से उसको जिस हिसाब से हम लेकर के आए हैं वह दिन मैं भूलता नहीं। 5 साल लगातार वो बच्चा दवाई खाया, आज भी जरा सा एकदम मेरे साथ बैठा था, खाना खा रहा था और खाते खाते वो उसी टेबल पर ही गिर गया। हमारी वाइफ थी, हम लोग पूरा घबरा गए, हम उसको बच्ची बोलते हैं, नाम नहीं लेते उसका, मैं उसको बच्ची बोलता हूँ, कभी नाम नहीं लेता। मैं मंच पर भी रहता हूँ तभी मैं बच्ची ही बोलता हूँ, और हाँ जब मुझे संबोधन करना होता है उसको बुलाने के लिए तब मैं बोलता हूँ कि अरुण राजभर आप आइए, अपनी जनता को संबोधित करिए। नहीं तो घर रहे या कहीं रहे मैं उसको बच्ची ही बोलता हूँ और कहता हूँ कि अब मुझे अच्छा भी लगता है उसका नाम लेने से, मुझे मतलब वो लगता है बच्ची बोलता हूँ तो ये लगता है कि मतलब बहुत अपना, बहुत मेरा जान है वो। तो ऐसे करके बहुत संघर्ष से, मतलब जब जीवन, उस समय क्या उम्र थी अरुण जी की जब? बच्ची हमारा बहुत, उसमें 4 साल 5 साल 6 साल का, 5 साल का। हाँ वैसे करके, मतलब अब आप इतना समझिए कि हमारे साथ का और हम उसको ले करके कैसे कैसे उसका जीवन, मतलब हम दोनों भाई बहुत, जैसे बाबूजी हमारे बहुत कठिनाई से यहाँ तक पहुँचे हैं, हम दोनों भाई बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक हैं। इसलिए बाबूजी ने जो काम सौंपा है पूरी ताकत झोंक देते हैं हम लोग। कोई भी काम हम लोग को सौंपते हैं फिर ये नहीं देखते हैं कि कैसे नहीं होगा, हम लोग कभी ना सुना ही नहीं कैसे नहीं होगा यार, एकदम 100% होगा। तो उस दिन भी, जिस दिन ये घटना जो अभी बच्ची चर्चा करके गया है, उस दिन जब बाबूजी पर लाठियां बरसने लगी तो आप फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे उसका, जब लाठियां बरस रही थी तो हम ही 2 भाई आगे खड़े हो गए और हम लोग कहे कि जितना लाठी मारना हो तुम हमको मारो, यह लाठी समाज के लिए है, हमारे किसी घर जमीन का जायदाद का झगड़ा नहीं था। राजभर समाज थे, चौहान था, 5 पटेल साल था। का आपका भाई था, आप 12 साल के थे, इतनी बहादुरी। और हम लोग वहाँ आगे खड़े हो गए बाबूजी के, क्योंकि यह घटना उसमें बच्ची 5 साल का नहीं था, उसमें हम लोग मतलब 14-15 साल के, 14 साल का बाबू बच्ची हो गया था और मैं लगभग 14 तो 16-17 साल का मैं हो गया था। आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा 18 साल के भी नहीं हुए हैं पूरे, कि आगे से 10-10 पुलिस वाले लाठी बरसा रहे हैं और हम और बच्ची दोनों लोग बाबूजी के सामने खड़े होकर के, हम लोग, बच्ची हाथ लगाया है, हम हाथ लगाए हैं, हम ऐसे बाबूजी को पकड़ के खड़े हैं, पीठ पर लाठी बरस रही है, मेरा उसमें हाथ टूटा, बच्ची का हाथ टूटा, पैर टूटा और अंदर 10 पुलिस वाले मार लाठी बरसा रहे हैं। और बस एक हम लोगों के दिमाग में था, हम बच्ची से कहे बच्ची बाबूजी को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही हम लोगों के सब कुछ है। और हम दोनों लोग बाबूजी को एक भी लाठी नहीं लगने दी, जितनी लाठी बरसी वो हम लोग, हमारे कुछ कार्यकर्ता थे वही लोग उस लाठी को झेले। उसके बाद फिर हमको लोग उठा के जेल में भेजे, वहाँ कमिश्नर एक थे, दलित कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि जब बाबूजी को पहले जेल लेके चले गए लोग, बस में बैठाए, फिर मैं अपना निकल के बाहर आ रहा था तो कमिश्नर दौड़ते हुए बोला अरे इसको बैठाओ, इसको बैठाओ। तो तुरंत हमको जो है 8-10 लोगों ने उठाया और फिर बहुत मार भी मारा और फिर कहे कि मतलब गाली देते हुए कहा कि तुम लोग नेता बनते हो। हमसे कहा कि अरे तुम्हारी भी खेलने खाने की उम्र है, राजनीति करने निकले हो, तुम लोगों की राजनीति, मतलब बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करते उसने कहा तुम लोगों की राजनीति, मतलब मैं उसको बोल नहीं सकता हूँ क्या बोला उसने, मतलब मन में एक क्रोध और क्रोध का संकल्प जेल में मैंने लिया। बाबूजी को जेल भेजे, फिर हमारे खिलाफ तमाम संगीन मुकदमे लिखे। आप तो बालिग भी नहीं हुए थे उस समय ना, मुकदमे हमारे खिलाफ लिखे गए और उसमें हम, बाबूजी ने कहा अरे भी बच्चा है ये, कैंट थाना था, कैंट थाना का इंस्पेक्टर का बच्चा है तो उससे क्या है, राजनीति करने निकला है, इसके इन लोगों की राजनीति, तुम बाबूजी से कहा कि तुम्हारी राजनीति तुम की मैं मटिया मेट कर दूंगा। थाने में हम बाबूजी, कौन था उस समय इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर कोई दलित ही था, बीएसपी सरकार थी। ये लोग आज आरोप लगाते हैं एनडीए सरकार पर, वो ये अखिलेश यादव जी अपने गिरवन में झांक के नहीं देखते, मायावती जी अपने गिरवन में झांक के नहीं देख रही हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था। आज यहाँ आरोप लगा रहे हैं, सारे आरोप खारिज तो हो गए। जब जेल हम लोग गए, रात भर भय का माहौल बना था, बड़ा बड़ा इतना मोटा मोटा डंडा रखा हुआ था और इंस्पेक्टर कह रहा था कि तो हमको कहा था कि इसमें से चयन करो कि कौन सा डंडा तुम्हारे लिए सूट करेगा। इस तरह की बातें करते थे? इस तरह की बातें कर रहा था इंस्पेक्टर। डायरेक्ट बहन जी का फोन आया था उस थाने में, अच्छा, डायरेक्ट फोन बहन जी का आया था
और मैं ऐसे दीवार के नीचे हाथ ऐसे करके हमको बैठाया था, हमको, बाबूजी को, हमारे 9 साथियों को ऐसे दीवार के साइड में ऐसे हाथ करके बैठाया हुआ था। और डायरेक्ट बहन जी का फ़ोन आया और फ़ोन लाउड स्पीकर पर था, सुनाई भी दिया बाकायदे बढ़िया से, क्योंकि मैं बगल में बैठा था, सुनाई दिया कि इनका खिदमत थोड़ा अच्छे से करना, बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। और मैं वहाँ धन्यवाद दूंगा वहाँ के विधायक, उस समय तत्कालिक विधायक थे अजय राय जी का, जो आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अजय राय जी रात को आए, और क्योंकि हम उनके विधानसभा से आते थे, अजय राय जी रात को आए और कुर्सी लगा के बैठ गए, कहें कि मैं यहीं बैठूंगा, मेरे क्षेत्र का व्यक्ति है, ये तो एक संघर्ष से निकल करके यहाँ तक व्यक्ति आया, अगर एक भी लाठी पड़ी तो यह पूरा थाना हम लोग घेरने का काम करेंगे। वह व्यक्ति थोड़ा, क्योंकि दबंग प्रवृत्ति के अजय राय जी उस समय थे, तो वो बैठ गए अपने समस्त साथियों के साथ। तो रात को हम लोगों की पिटाई नहीं हुई, जितना पिटाई हुई थी वो ही धरना स्थल पर, कमिश्नर के गेट के अंदर, उनके परिसर में ही जितना मारना था वहीं सब लोग मारे पीटे। हमारा हाथ टूटा, पैर टूटा, हमारे बच्ची का हाथ टूटा। तो अब ये हुआ कि किसी एक हमारे शक्ति सिंह जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनको मैंने बच्ची को सुपुर्द कर दिया। हमने कहा कि इसको लेके जाइए कम से कम आप। जब हमको पकड़ लिए तो हमने बच्ची को बोला तुम भाग जाओ यहाँ से। तो शक्ति सिंह जी तुरंत बच्ची को लेकर अपना हट गए वहाँ से। फिर हमको लेके लोग जेल गए, जेल में वहाँ रखे। एक दिन ऐसे बैठे थे हम लोग बैरक नंबर 10 में, बाबूजी देखे, बाबूजी रो रहे थे, बाबूजी को देख के मैं रोने लगा। तो फिर मैं गया बाबूजी के पास, और बाबूजी के पास गया तो हमने कहा कि बाबूजी क्या हुआ? तो वो बोले कि मैं ये जो आज किया हूँ ये मेरे जीवन का सबसे गलत काम हुआ है। तो हमने पूछा कि क्यों? तो हमसे बाबूजी कहे, जैसे ऐसे ही बैठे थे हम लोग, तो बाबूजी हमसे कहे कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। बाबूजी हुआ क्या? तो बोले कि मुझे ठीक है चलो मैं जेल चला आया यार, ठीक है, लेकिन मेरे सामने तुम बैठे हो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा बाबूजी इसका टेंशन ना लीजिए, आप ही कहते हैं ना कि जो जेल आ जाता है वो नेता बन जाता है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि आपने जिस काम को चालू किया है इस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। जो समाज निचले स्तर पर हर स्तर से पिछड़ा गया है उसको आगे लाना है बाबूजी। अगर आपके इस संघर्ष में अगर हम 10 लाठी खा करके अगर आपका साथ दे रहे हैं बाबूजी, तो ये मेरा जीवन सफल हो गया है। जब बाबूजी को मैं बोला तो वो और रोने लगे। फिर मैं उनको पकड़ा, हमने कहा बाबूजी एकदम कतई नहीं, बाहर अरुण है ना। हमने कहा बाहर अरुण है, बच्ची है, वो संभाल लेगा, वो भी होनहार है। और बाबूजी हमसे कहे कि ये सब जमानत नहीं होने देंगे। हमने कहा बाबूजी सब होने देंगे, आप बस निश्चिंत रहिए, आप ठीक रहिए, आप हिम्मत बांध के रखिए। उसके बाद बहुत सारे लोग लगे। कितने समय तक जेल रहे? हम लगभग 18 दिन जेल रहे। और 18 बाबूजी दिन भी? हाँ बाबूजी, हम सब लोग 18 दिन जेल रहे। और एक दिन ऐसे बैठे थे, 4 दिन हो गया था, तो एक दिन बैठे थे हम लोग, एक पीपल का पेड़ था उसी के नीचे। तो हम और बाबूजी बैठे थे। बाबूजी बोले कि क्या किया जाए? हमने कहा बाबूजी वही जो गांधी जी ने किया था। तो बोले कि जैसे? हमने कहा बाबूजी गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था और गांधी जी ने कहा था हम तुमको देश से फेंक देंगे। तो बाबूजी संकल्प लेना है। जब हमको अगर रोका जा रहा है इसका मतलब कि हमारा संगठन, हमारी ताकत बढ़ रही है। और बाबूजी भयभीत नहीं होना है, ये चलता रहेगा। तो हम बाबूजी से कहें कि बाबूजी हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसमें बहुत बार लोग जेल गए थे, और बाबूजी इससे नहीं भयभीत होना है। तो बाबूजी हमारे साहस को उन्होंने देखा, तो फिर हमको गले लगाए, बोले कि तुम्हारे जैसा बेटा रहेगा मेरे पास ना तो कुछ हो जाएगा। वही तय हुआ कि बाबूजी जमानत होगी, बाहर निकलेंगे, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। बोले क्या? हमके जिस पार्टी ने हमको आपको जेल भेजा है अब उसको सत्ता में नहीं आने देना है, और उसकी वो बुरी हालत कर देनी है। ये किस टाइम की बात थी? 2010 की 10 की बात थी। हाँ 2010 में हम जेल गए, 11 में हम लोग छूटे, 18 जनवरी 2011 को हम लोग छूटे। जेल से छूटने के बाद पत्रकार, वहाँ अब्दुल सबद अंसारी समाजवादी पार्टी के शहर उत्तरी वाराणसी के विधायक थे। अच्छा। उन्हीं के आवास पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। पत्रकारों ने पूछा कि राजभर जी अगला स्टेप क्या होगा? तो बाबूजी वही बात बोले जो पीपल के पेड़ के नीचे हमने बोला था। बाबूजी बोले कि जिस पार्टी ने हमको जेल भेजा, हमारे बेटे को जेल भेजा, अब उस पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है, और उसकी ऐसी हालत कर देनी है कि वो हमसे भी छोटी पार्टी हो जाए।
वो करके दिया। और हम लोग एक यात्रा निकाले, संपूर्ण जन न्याय संदेश रथ यात्रा। अच्छा, एक रथ लेके हम निकले। ठीक। अब आप यह भी समझें कि हम लोग 18 दिन जेल रहे। हाँ। 18 दिन में हमारे हाथ का इलाज नहीं हो पाया था। जब जेल से मैं छूटा तब जाके हाथ और पैर का इलाज हो पाया। ओके। जो भी हो रहा था वो उसी जेल के अंदर हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता दवाई मांगा कर रहे थे। हम लोग संपूर्ण जन न्याय संदेश रथ यात्रा निकाले। BHU यूनिवर्सिटी से हमारे सर थे, हमने उनसे कहा कि सर, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक लड़का था, तो वहाँ बात हुआ, हमने कहा कि सर हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए, काशी विद्यापीठ में हो जाए। ये काशी विद्यापीठ में मैंने एंट्रेंस दिया था, तो मैं मेरिट में था, मेरा एडमिशन वहाँ होना था, मैं BCom में एडमिशन लेने की फिराक में था। तो BCom और BA का मैंने वहाँ भी दिया था उस समय। तो सब निकल गया, तो ट्रांसफ़र मेरा हो गया, मैं चला गया काशी विद्यापीठ। फिर उसका मैं निकला, वही संपूर्ण जन न्याय संदेश रथ यात्रा निकाला। 3.5 महीना हम रथ यात्रा में बिताए, और उसके बाद फिर एक बड़ी रैली किए। और उसके बाद वही जो जेल में मैंने संकल्प लिया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कितनों बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, हर समस्या का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कितनों बड़ी ताकत आ जाए सामने, उसे झुकना नहीं है। और उसी चीज़ को लेकर के बाबूजी भी पूरी एकदम दमखम से लगे रहे, हम लोग भी लगे रहे। और जब सोशल मीडिया का ज़माना आया तो हम बच्ची को कंप्यूटर हम ही सिखाए हैं। अच्छा। हम लोगों ने कोई कोर्स नहीं किया है। ओके। ये सब हमने अपने से सीखा कंप्यूटर, कोई कोर्स नहीं, अपने से सीखा कंप्यूटर। और रात को बच्ची को बैठा के मैं कंप्यूटर सिखाता था, और आज एकदम एक्सपर्ट है। फिर हम लोग सोशल मीडिया संभाले कि पार्टी को सोशल मीडिया पर लाना है, तो सोशल मीडिया हम लोग संभाले। और सोशल मीडिया रात भर रह करके उस पर बहस करते थे, उसको प्रमोट करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती गई, संघर्ष बढ़ता गया, काम चलता गया, और आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि आज एक जो पीला गमछा आपने पूछा, जिसकी चर्चा किया, आज यह पीला गमछा एक रंग नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। इसीलिए सोफा भी पीले कलर का रखा हुआ है। मैं तो बहुत खुश हुआ कि हर चीज़ पीला है। चलिए, अभी थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। आपने जितना कुछ बताया हम लोग काफ़ी इमोशनल हो गए, और ऑडियंस भी इमोशनल होगी। देखिए, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ कि कोई भी नेता इतनी आसानी से नहीं बन जाता है। जो नेता आज मंत्री है, MLA है, MP है, मुख्यमंत्री है, उसने बहुत संघर्ष किए होंगे, जो आज हमको अरविंद राजभर जी ने बताए। सच बताऊँ तो ये बहुत ही इमोशनल पल रहा होगा, और आपकी फैमिली के लिए, सब के लिए। चलिए, अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, और वहाँ हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले तो यही पूछ लेते हैं कि शुभासपा जो आपकी पार्टी है, इसका अब लक्ष्य क्या है? क्योंकि आज आपके पिताजी मंत्री भी हैं और सत्ता में भी हैं। देखिए, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण हो रहा था 27 अक्टूबर 2002 को, तो मुझे याद है, क्योंकि पार्टी का नामकरण मैंने ही किया था। मैंने नामकरण जिस हिसाब से किया था, तो उस दिन हमको बड़ी जोरों से भूख लगी थी। बाबूजी हमसे कहे, हम ट्रैक्टर से हम लोग गए थे। बाबूजी खुद ही ट्रैक्टर चला रहे थे, और जो ट्रैक्टर की एक ही सीट होती है, तो बाबूजी हमको ना अपनी गोदी में बैठाए थे। ऐसे हमको यहाँ बैठाए थे, बाकी लोग ट्राली में बैठे थे, कुछ लोग ट्रैक्टर के इधर दोनों साइड में बैठे थे। तो हम लोग अपना गए, तो गांव के लोगों को लेके गए। तो ये हुआ कि ये पार्टी बनानी चाहिए, हमारी दादी हमारे बीच में नहीं है। जब बाबूजी बहुत बार धोखा खाए, डॉक्टर सोहेल पटेल जी ने भी बाबूजी को धोखा दिया, बहन मायावती जी ने भी धोखा दिया, और बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया। तो दादी हमारी कहीं कि बच्ची, जब तुम इतना मेहनत करते हो, सबके पार्टी के संगठन को तुम मजबूत करते हो, तो काहे नहीं तुम अपनी पार्टी बना लेते हो। तो बाबूजी, एक दिन हम लोग बैठे थे, नीम का पेड़ है, तो उसी के नीचे हम लोग बैठे थे, और हम लोग उस दिन खा रहे थे, वो चना का घुघरी बना था और गुड़ का रस बना था। अच्छा। तो वही हम लोग खा करके। तो ये भी बताओ, ये होता है क्या ये चना? ये चना को मतलब गांव में बॉयल करके, उसको उबाल करके, फिर तेल उल डाल करके, उसमें आलू डाल करके उसको बना देते हैं। और गुड़ का, जैसे एक तो गुड़ भेली होता है, तो एक गुड़ लिक्विड टाइप का भी होता है। तो हम लोग जो तुरंत बनता है, हाँ, तो उसको स्टोर करके रखते थे। तो वह मतलब जब ना ज़्यादा दिन होता था, तो वो चीनी का स्वरूप पकड़ लेता था। तो उसको निकाल करके, गर्मी का समय है, अमूमन गांव में ऐसा चलता रहता है, तो हम लोग गुड़ का उसको रस बनाते थे, उसको बना करके फिर उसमें दही डालते थे, और दही डाल करके उसको फिर हम लोग पीते थे। जैसे तो उसको अभी पीते हैं आप?
हाँ, गांव जाते हैं तो मिल करते जाता हैं। है, पी लेते हैं। चलिए, ये जब भी आपसे कभी आपके गांव आना हुआ तो ये डिश एकदम जरूर हम टेस्ट आपको कराइएगा। कराएंगे। ठीक है। तो इसी को हम लोग खा रहे थे, तब तक दादी हमारी कहीं, बाबूजी हमारे बड़े भावुक थे, हाँ। बहुत परेशान थे कि अब क्या किया जाए। ठीक। बाबूजी हमारे सब इंस्पेक्टर भी हो गए थे वन विभाग में। अच्छा। उसका वन विभाग का इंस्पेक्टर भी हो गए थे, ज्वाइन करके रिजाइन कर दिए। अच्छा, ये कब क्योंकि की बात बाबूजी है? कहे, बहुत पहले की बात है, हम लोग उसमें थे। तो बाबूजी एग्जाम दिए तो वन विभाग के इंस्पेक्टर भी हो गए, ज्वाइन भी कर लिए। ज्वाइन करके फिर बाबूजी का मन नहीं लगा, उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो कहे कि ये सब फालतू काम है, हम इसके लिए नहीं बने हैं। तो दादी माता जी ने बहुत कन्विंस किया बाबूजी को। तो ऐसे हम लोग बैठे थे तो बाबूजी कहे कि, दादी बोली कि बनाओ एक पार्टी अपनी। कहे कि जे बनैले है पटिया, दादी हमारी जैसे बोली कि बच्ची, बाबूजी को प्रकाश बोलते हैं घर पर, गांव पर सब लोग प्रकाश बोलते हैं, और हमको टीपू बोलते हैं। हमारा घर का नाम टीपू सुल्तान है। अच्छा। हाँ, तो बाबूजी को प्रकाश बोलते हैं, हमको टीपू। तो मैं सुनता बड़ा ज्यादा हूँ, बोलता मैं कम हूँ। जैसे कोई कुछ अगर बोलता है तो मैं सुनता बहुत गंभीरता से हूँ। हमको जैसे आप अभी एक बात बोले ना कि बहुत नकारात्मक चीजें भी लोग बोलते हैं, गाली गलौज भी देते हैं, तो सामने से भी लोग गाली देते हैं तो सुनता हूँ खूब ठीक से। कि मैं मानता हूँ कि कोई गाली दे रहा है हमको तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। लोग कहते हैं कि जो जितना अच्छा लिसनर होता है वो उतना अच्छा वक्ता भी होता है। तो मैं सुनता खूब हूँ। कोई 4 घंटा बैठ के बोले तो 4 घंटा हम सुनेंगे, और हम एब्जॉर्व करते हैं उसको। और उसका जितनी निगेटिव चीजें होती है उसको हटा देते हैं। उसके गाली देने में, या वो अगर आलोचना कर रहा है तो उसके आलोचना करने में जो हमको अच्छी चीजें मिलती हैं उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। तो बाबूजी से दादी जी बोली। तो दादी और बाबूजी की बात हो रही थी तो मैं सुन रहा था। तो क्या था कि मैं बाबूजी का दुलरुआ भी हूँ, तब अपने पिताजी का मैं दुलरुआ भी हूँ। तो मैं मतलब बाबूजी हमको बहुत प्यार करते हैं, हमको बाबूजी बहुत प्यार करते हैं, हम अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार हम रोकते नहीं, उसको बांट देते हैं। हाँ, चलते रहो चलते रहो। तो दादी बोली कि बच्ची, जितना लोग पार्टी बनैले हुआ, ये सब लोग इकट्ठे थोड़े ना विधायक, सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री बन गए हूँ। धीरे धीरे जब सब संघर्ष करके बना तो तहु बना अपन पार्टी। तो बाबूजी हमारी तरफ देखे तो हम कहे कि बाबूजी, दादी एकदम सही कहत हैं, कर लेवे के बाबूजी। तो दादी हमारी बोली कि भाई जो मड़ई देख रहे हो, ये जीवन में मड़ई थोड़े रही, अरे कुछ आगे हुई, फिर पक्का घर बनी, बिल्कुल, तो काहे परेशान हो। तो बाबूजी हमरे बोले दादी से कि माई ये बताओ पैसा कहाँ से आई, यहाँ तक खाए खातिर व्यवस्था ना हो तो पैसा कहाँ से आई। पार्टी की बात कर। हाँ, तो पार्टी चलाने में बड़ा पैसा लगेला। तो दादी हमारी बोली कि बच्ची तुम पहले करो, तो तू करा, बाकी पैसा हम है ला ना। अरे हम गेहूं चावल, हमारे यहाँ गेहूं चावल ऐसा दादी हमारी बेच देती थी। तो गेहूं चावल, और हमारे मतलब बाबूजी थोड़ा लग करके एक पट्टा करा लेते थे तालाब का, तो उसमें मछली पालन करते थे। अच्छा। तो उसको बेचते थे, मार्च माह में वो बिक जाता था पूरा। तो 50,000 60,000 रुपया आ जाता था। तो सारा पैसा बाबूजी राजनीति में लगा देते थे। और दादी कहती थी कि लड़कन का पढ़ाई लिखाई कुल मिला जुला करके 500 रुपया में सब हो जाता, तो बाकी जो पैसा बचा था तू राजनीति में ले जा। तो बाबूजी को दादी हमारे ऐसे करती थी। तो आज जो कुछ भी हैं हम लोग दादी की वजह से हैं। दादी बोली, हम लोगों ने पार्टी का निर्माण किया, 27-28 लोग हम लोग थे, पार्टी का निर्माण किए। और उसी दिन पार्टी का निर्माण हुआ। हमने जो स्लोगन बोल के पार्टी निर्माण किया था कि भर से भरत, भरत से भारत, भारत से भारतीय। अब भारतीय हम लोग हैं, तो इन लोगों को यूनाइट करने के लिए बना सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। क्या बात है। तो सुहेल देव जी का नाम कैसे आ गया? क्योंकि हम जिस स्थान पर पार्टी निर्माण कर रहे थे वह स्थान महाराजा सुहेल देव राजभर जी का है। वहाँ मूर्ति लगी हुई है सारनाथ में, अष्ट धातु की मूर्ति है महाराजा सुहेल देव राजभर जी की। तो उनको हम लोग अपना सब कुछ माने, आराध्य मानते हुए हमने पार्टी का नाम के आगे सुहेल देव लिखा। झंडा बाबूजी ने दिया था लिख करके गुलाबी कलर का, कि झंडा गुलाबी रहेगा। लेकिन जब मैं बड़ा खड़ा होकर बोल रहा था तो आगे से एक स्कूली बस आ रही थी और उस पे लगा था पीला झंडा। अब वो सामने से आ रहा था, हम गुलाबी न कह के हमने पीला बोल दिया। हमने कहा कि पार्टी का झंडा पीला रहेगा, और चुनाव निशान छाता रहेगा। ठीक, चुनाव निशान छाता रहेगा, झंडा रहेगा पीला। बाबूजी देखने लगे, तो फिर उसके बाबूजी अपना खड़ा होकर ताली बजाए, कहें कि जो बोल दिया वही बोल दिया। क्या बात है। तो फिर उसका पीला हमारा झंडा का वो पड़ गया। और क्या था कि मतलब यह दो चीजों से आया। एक तो सुहेल देव जी की जो अष्ट धातु की मूर्ति है, तो उस समय उनके जो पटका लगाए थे सुहेल देव जी, जो हम लोग फोटो में देखे थे, उनका पूरा वस्त्र ही पीला था।
तो एक तो उससे मैं दिमाग में बैठा लिया था कि मतलब पीला रहेगा तो ठीक रहेगा, और दूसरा बस पर आ रहा बड़ा सा झंडा था, हम कहे कि पीला दूरियों से दिख रहा है, इसी को रख लेते हैं। मतलब बोलते बोलते मेरे दिमाग में आ गया, तो ये ऐसे हो गया, पार्टी बनाया गया। 6वें महीना बाद एक चुनाव हो गया, उपचुनाव चिरई गांव का। ओके। तो 228 वोट पाए थे हम लोग उस समय। तो जब पहला इलेक्शन, हाँ पहला इलेक्शन 228 वोट, तो ये हुआ कि चलिए कम से कम 228 लोग पार्टी करे को तो सपोर्ट तो किए। तो इससे एक सकारात्मक ऊर्जा हम लोगों को मिली, फिर कंटिन्यू हम लोग यहाँ तक आए। चलिए अब स्ट्रेट फॉरवर्ड पर डिस्कस करेंगे हम लोग। राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है? क्योंकि इस समय योगी सरकार में एक और मंत्री हैं, अनिल राजभर जी। कई बार अनिल राजभर जी मंत्री जी पर, यानी कि ओपी राजभर जी पे कई बार बोलते हैं कि बड़बोलेपन है, कुछ भी बोल देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ा नेता कौन है अभी राजभर आपने समाज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पर आते हैं, तो स्ट्रेट का? फॉरवर्ड, क्योंकि इतनी लिस्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर क्योंकि पार्टी जब बनाए थे तो इसका एक थीम है कि जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बगावत का नाम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। तो हम जुल्म तो बर्दाश्त करेंगे नहीं, और अगर गलत होगा तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हमारे लोगों के साथ गलत होगा तो हम बगावत पे उतर जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मंत्री पद से हमने इस्तीफा भी दिया। इसको बड़बोलापन नहीं कहते, इसको जनता की आवाज़। अनिल राजभर जी ने ये कहा था कि दलाली करते हैं राजभर समाज की ओपी राजभर जी, और जहां उनको फ़ायदा दिखता है वहां मलाई के लिए निकल जाते हैं। देखिए ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, समाज से वह भी आते हैं, और इसमें एनडीए में है तो हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, मेरी आदत भी नहीं है किसी के बारे में टिप्पणी करने की। जवाब तो जनता देती है ना, जनता समाज देगा। अगर स्वजाति की बात किया जाए तो जवाब तो स्वजाति के लोग ही दे रहे हैं। बच्चा बच्चा कह रहा है कि हमारा ब्रांड कोई है तो ओपी राजभर, तो वो तो जनता ही जवाब दे रही है। अभी आपकी मुलाकात कभी होती है, बातचीत होती है? कई बार हुई है मुलाकात। कैसे संबंध है? अच्छे हैं, अरे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, दूर के रिश्तेदार भी हैं हमारे। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ आई जब 2022 में आपने सपा से गठबंधन किया, और आपने जो भी कहा कि आप एनडीए सरकार से इस्तीफा देके आप सपा ज्वाइन किए। सपा में बहुत रैलियाँ की आपने, जातीय जनगणना के भी मुद्दों को उठाया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। आपने योगी और मोदी जी के लिए भी बोल दिया कि हम योगी जी को हिमालय भेजेंगे, मोदी जी को हम मठ भेज देंगे। बाद में दोबारा से पलट के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और मंत्री पद ले लेते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा सुभाषपा के लोगों को? देखिए पॉलिटिक्स में हर चीज़ संभव है, और राजनीति में देखा जाता है कि मजबूती क्या है। जैसे राजनीति दाव पेच और एक केमिस्ट्री है ये, तो उसके हिसाब से देखिए अखिलेश यादव जी। एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे उस समय ये था कि लोगों को लगा कि ओपी राजभर इसलिए सुभाषपा को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया क्योंकि उनको लग रहा था 2022 में सपा की वापसी होगी और बीजेपी चली जाएगी। लेकिन जैसे ही सपा हारी तो उन्होंने लगा कि भाई अब यहाँ कुछ है नहीं, तो आप सीधा जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ मंत्री पद ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। देखिए अखिलेश यादव जी जरूर पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी के साथ मैं 8.5 महीना टेबल टॉक किया। अखिलेश जी अच्छे नेता भी हैं, लेकिन डिसीजन क्या लेना चाहिए ये नहीं है। वो उनको ना नेताओं की या फिर व्यक्ति की पहचान करना नहीं आता है, ये मेरा कहना है। अच्छा। अखिलेश यादव जी व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया था, पहले इस पे हम जाते हैं। हमने गठबंधन जो 17 का हुआ, जिस बिंदु पर हुआ था, हम तो पहले तो उस पर अडिग रहेंगे। क्या बिंदु था उस पे? बिंदु हमारा था जैसे हमारी आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, हमें आरक्षण चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, इसके साथ साथ पूर्वांचल राज्य को अलग कराना, प्राथमिक विद्यालय से तकनीकी शिक्षा लागू कराना, प्राथमिक विद्यालय में जो वर्दी पहनाई गई थी अखिलेश जी के जमाने में उसको खत्म कराना, प्राथमिक विद्यालय वर्दी वो जो आप थोड़ा सा होमगार्ड वाली जो वर्दी पहनाई गई थी उसको हटा कर, क्या एलर्जी थी आपको? एलर्जी थी। क्या एलर्जी थी? बच्चे पहन के जाते थे तो लगता ही नहीं था कि ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। भाई ड्रेस का एक कोड होना चाहिए, ड्रेस का एक कोड होना चाहिए। था उन्होंने कौन? यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म वो क्या था, वो यूनिफॉर्म था। हाँ, वो यूनिफॉर्म था। अरे आप उस समय के फोटोज वीडियोस को देखिए ना, आपको क्या लगता है आज का देखिए तो तब का देखिए,
आज तमाम कंपोजिट विद्यालय हो गए, उस समय नहीं थे। आज गांव के जो सरकारी विद्यालय हैं, आज वहाँ चेयर टेबल लग गए, पंखा लग गए। आज सरकारी विद्यालय में वो प्रोजेक्टर तक लग रहे हैं, कंप्यूटर तक आ गए, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो कुल मिला करके हम लोगों का यह था कि ग्रामीण स्तर पर जो आवास वगैरह सब जाते हैं वो ठीक ठाक से बटे, लोगों को जाति भावना उसमें से निकाली जाए, सबको जो गरीब है उसको मिले। ठीक है। हम लोग शिक्षा के स्तर, जैसे इनके सरकार में क्या था, 54,000 पुलिस की भर्ती थी, पूर्वांचल पश्चिमांचल बांट दिया गया था भैया। 7,000 लोग पूर्वांचल से, 22 जनपदों का पूर्वांचल खाली 7,000, बाकी लोग 46, 42, 43, 44,000 लोग पश्चिमांचल से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लेकिन बीजेपी के साथ जब हम लोग आए तो ये सारे डील हुए थे कि भाई जो भी चीजें होंगी बराबर बराबर बटनी चाहिए, हर चीज मतलब नियम संगत हो और पूर्वांचल विकास से पीछे हक है उनको हक हाँ उनको मिलना है। पूर्वांचल विकास से पीछे रह गया है, उसको आगे लाने का प्रबंधन किया जाए। तो ये सारी चीजें थी। सरकार में आए, छोटी छोटी समस्याएं, थाने पर सुनवाई नहीं हो पाती थी उस समय, तहसील पर सुनवाई नहीं हो पाती थी उस समय, हमारे जो काम थे नहीं हो पाते थे। हमारा जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी जो हमने बनवाया अपने लोगों के लिए, सबके लिए, 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। हम उसकी फाइल तैयार कराए, सारी चीजें हुई, नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने कहा मंत्री ने से फायदा क्या है, जब एक थानेदार बात ना सुने। हम लोगों ने कहा कि इससे अच्छा है कि हट करके काम करते हैं। ठीक है, इससे अच्छा तो हम लोग उस समय थे, तो हम लोग हट गए वहां से। फिर सपा गठबंधन हुआ। अखिलेश यादव जी कहे कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, आप हमारा साथ दीजिए। भाई स्वाभाविक तौर पर हमको अपनी पार्टी का ग्रोथ करना है। उस समय एक और आरोप लगाया गया कि बीजेपी से जब हटने के बाद सुभाषपा का ना जो बच्चों से थोड़ा कम हो गया, तो सपा में जुड़ने के बाद, सपा के साथ गठबंधन करने के बाद जो 6 सीटें वापस इस वजह से ला पाए क्योंकि सपा से गठबंधन था, अदरवाइज वो भी नहीं आ रही थी। ऐसा लोगों का कहना है। ये लोगों का काम है कहना, ठीक ना। लोग अगर तथ्यात्मक चीजों की जानकारी नहीं रख पाते हैं तो अलग का विषय है। लेकिन कोई भी संगठन हो, पार्टी हो, अगर मेहनत करेगा तो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। बिल्कुल। हम लोग सरकार से हटे, जिस दिन से हटे उसी के एक दिन बाद से ही लग गए, और आज भी सरकार में है तो घर नहीं बैठे हैं। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, कल हमारा कार्यक्रम है, मंत्री जी आए सीधे निकल गए कार्यक्रम में, आज गाजीपुर में कार्यक्रम है। तो हम लोग बैठ के मलाई खाने वाले लोग नहीं हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य यह है कि हमें नहीं चाहिए, हमारा अगला जो जनरेशन आ रहा है वह व्यक्ति राजनीति में न फंसे। ठीक है। अभी जब आप फिर दोबारा से बीजेपी में जुड़े तो जो चीज़ें जो अभी आपने गिनाई कि भाई आरक्षण, जाति जनगणना और सारी चीज़ें, तो उसमें से कितने काम करा पाए? देखिए, जैसे हमने वर्दी हटवाया पहले स्कूल पर, चलिए वर्दी, बच्चों को कापी किताब सारी चीज निःशुल्क चालू हो गई। चलिए, ये तो टेबल लग गए। ये तो पहले भी था? नहीं था, कापी किताब तो पहले अरे नहीं था भाई। अखिलेश यादव जी बैग दिए थे, वो भी अपना लोगो लगा करके। नहीं, बच्चों को प्राइमरी स्कूल में बच्चों को किताबें मिलती थी? नहीं था। अच्छा, नहीं था। चलिए ठीक। दिया क्या गया था मैं बताता हूँ। खिचड़ी खाने के लिए थरिया गिलास कटोरी दिया गया था। अखिलेश यादव जी ने मिड डे मील की व्यवस्था किया था, कापी किताब की नहीं किया था, मिड डे मील की व्यवस्था किया था। उन्होंने कहा था कि खाना देंगे बच्चों को, कापी नहीं देंगे। सरकार आई तो कापी किताब दिया, और कहा कि ऐसे नहीं, प्रोजेक्टर भी लगेगा, कंप्यूटर भी देंगे, डिजिटल लाइब्रेरी भी देंगे। तो दिया उन्होंने, सारी चीजें, लैपटॉप्स दिए, मोबाइल्स दिए। लैपटॉप किसको दिए? छोटे बच्चों को दिए क्या? जो क्वालिफाइड होंगे, लैपटॉप दिए जो हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई उनको। अरे जिस चीज की लत बचपन से ही हो जानी चाहिए थी, उस पे क्यों नहीं आए? वो रहा। दूसरा बीजेपी के साथ आने, देखिए बीजेपी ने व्यक्ति को पहचाना, ठीक है, हमारी पोटेंशियल को पहचाना, हमारी ताकत को पहचाना। हम नहीं चाहते थे अखिलेश जी से हटना, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ही देखा, क्योंकि अखिलेश यादव जी कभी नहीं चाहते हैं कि कोई पिछड़ा नेता और ताकतवर बने। उनके ही पार्टी में देख लीजिए, अखिलेश यादव जी के बाद किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो ताकतवर हो राजनीति में। शिवपाल यादव जी तक को नहीं बनने देते हैं नेता। धर्मेंद्र यादव जी इतने अच्छे वक्ता हैं, उनको तक नहीं बनने देते। देखिए अवधेश प्रसाद जी को उन्होंने एमएलए से एमपी बना दिया। क्या बनाया? एमएलए से एमपी बनाया। तो अवधेश प्रसाद जैसे तो कई लोग एमपी हैं, दलित नेता तो है भाई। अखिलेश यादव जी के ही परिवार में कई लोग एमपी हैं, कितने लोग जानते हैं? नहीं, तो उनका ये कहना है, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जहां जो जीतेगा उनको वहीं पर उतारेंगे। अरे वो अलग का विषय है, नेता जीतने से थोड़ी बनता है कोई, नेता जीतने से थोड़ी बनता है। अभी रामजी लाल सुमन जी दलित नेता नहीं है, एमपी नहीं है। भाई वो तो एक बयान दे दिया तो नेता बने। तो मैं भी नहीं जानता था सुमन जी को, मैं खुद नहीं जानता था भाई, मैं खुद नहीं जानता था। आप नहीं जानते थे? मैं खुद नहीं जानता था। चलिए इस मुद्दे से सीधा उधर आते हैं कि आप बीजेपी में आए तो आरक्षण पे क्या किया, जो आपका बड़ा मुद्दा था? आरक्षण पर सामाजिक जनगणना पे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के पहले राजनाथ सिंह जी के समय में एक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी लागू हुई, बनी हुई थी। रोहिणी आयोग
के समकक्ष ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी थी। ये हुआ कि 27% आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। हमारी सरकार उसके पक्ष में भी है। आपने लोकसभा चुनाव के बाद पहला स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का आपने सुना होगा कि हम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। कब तक लेके कर रहे हैं, कब तक? बता तो रहे हैं ना। एक डेडलाइन बताइए। अरे आपके कब लोग तक, जानना चाहते हैं कब तक? सब कुछ तो बंटवारा हो गया है, बस उसको लाने की आवश्यकता है। इसका उचित समय जातिगत जनगणना जो अभी विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं होगा, हम कह रहे हैं होगा। होगा, हम कह रहे हैं होगा भैया। 31 दिसंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी से हम और माननीय पिताजी दोनों लोग गए थे बात करने। क्योंकि सोर्सों से आता है कि यूपी में योगी जी इसके पक्ष में नहीं है। देखिए अभी एमपी में हुआ ना, हो रहा था कि नहीं होगा ना। बहुत पहले से 4 स्टेट में आरक्षण बांट करके दिया जा रहा है, बढ़ा के दिया जा रहा है। यही स्टेट है उत्तर प्रदेश। इसी स्टेट में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 19% से 27% किया था। यही स्टेट है। बगल का स्टेट बिहार है, 27% बढ़ा के 54% किया गया है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में हुआ। और ऐसा नहीं है, महाराज जी भी पक्ष में ही हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, ताकि मान्यवर कांसीराम साहब ने जो कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, कर्पूरी ठाकुर जी ने भी यही बात कहा था। तो भाई अगर औजैले में हो जाए हर चीज तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। कोई कोई खाए बिना मर जाएगा, कोई खाते खाते मरेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी चीज है ना भाई साहब। जातिगत जनगणना का स्वरूप तैयार तो होने दीजिए। अभी देखिए बिहार में हुआ ना, जल्दी जल्दी में सारा डेटा गड़बड़ा गया। लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने रोक दिया, कहा कि ये जो जनगणना हुआ है ठीक नहीं हुआ है। आखिर हुआ ना। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि जातीय जनगणना के फायदे क्या हैं? आपके यूपी की बात करेंगे हम, बाकी प्रदेशों की बात बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं? आप इस जाति को जानते हैं? बंजारा जाति को जानते हैं? खंगार को, रैकवार को, हाँ, नट को। नट साउंड। अब हम बताते हैं आपको। यह लोग नहीं है क्या दलित? राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, चौहान। हम यही बात पूछना चाहते हैं। जातिगत जनगणना अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि हो, हम भी चाहते हैं कि हो। ठीक है भाई। जब जातिगत जनगणना सब लोग चाहते हैं कि हो, तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक भी कश्यप को टिकट नहीं दिया। क्यों? ऐसा कोई विधानसभा नहीं है पश्चिमांचल का जिस विधानसभा में 20,000, 25,000 से लेकर के 60,000, 70,000 तक, 90,000 तक कश्यप समाज का वोट ना हो। आखिर क्यों नहीं दिया? क्या ये इस जाति के नेता क्या राजनीति में नहीं आना चाहते हैं? तो आप भी इलेक्शन लड़ रहे थे, सलाहकार। मैं बताता हूँ उस बात को। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव जी ने एक भी बंजारा को टिकट क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव जी ने एक भी खंगार को टिकट क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव जी ने एक भी अर्कवंशी को टिकट क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव जी ने एक भी कश्यप को टिकट क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव जी ने एक भी नट को टिकट क्यों नहीं दिया? अखिलेश यादव जी ने एक भी जो सबसे निचले स्तर पर आता है बनवासी को टिकट क्यों नहीं दिया? क्या वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीति में अपनी सहभागिता नहीं कर सकता? हम उनके सलाहकार नहीं थे, हम उनके सहयोगी थे। शुरू से लेकर अंत तक कहते रह गए कि अखिलेश यादव जी ऐसे समाज को फ्रंट पे लाइए, तभी आप जीत पाएंगे। हमने दिया, हमने मैनपुरी सीट से उठा करके हम उसको ले आकर के दिए कहां पर पता है? सोहरतगढ़ सीट, सिद्धार्थनगर में। हमने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी को हमने वहां लड़ाया, चुना, 3,000 से हारा। काहे कश्यप वोट करेगा आपको? हमने अपने पार्टी से सुनील अर्कवंशी को हरदोई लड़ाया। कहते रह गए कि अर्कवंशी को लड़ाइए, नहीं लड़ाया उन्होंने। ये क्या है? जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो आप, और जो जातियां सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर से पीछे हो गई हैं, भारत का संविधान कहता है कि हर 10 साल में आरक्षण का सर्वेक्षण होना चाहिए, और जो भी हर स्तर से पीछे हो गए हैं उनको आरक्षण का लाभ देना चाहिए। संविधान ने यह भी कहा है कि 50% ही आरक्षण किसी भी वर्ग, किसी भी समूह, किसी भी जाति को मिलना चाहिए। 50% से अगर ज्यादा आरक्षण दिया जाता है तो उसको सामान्य कैटेगरी में जोड़ देना चाहिए। अखिलेश यादव इसके पक्षधर क्यों नहीं हुए? 3 अक्टूबर 2012 किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव जी। क्यों नहीं बोले भाई इस पे? यह इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? अगर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो, तो इस पे क्यों नहीं बोलते? अभी भारत के संविधान को की प्रति जेबा में रख करके, जेबा में रखने से संविधान की रक्षा होगी? जेबा में रख करके पार्लियामेंट घूम रहे थे, जेबा में रख करके मन से भाषण देते थे।
अरे हम नहीं, लोग भारतीय उनका- हम सुन लीजिए, हाँ जी। भारतीय संविधान को हम लोग अपने कपार पर रख के ढोते हैं कि क्योंकि हमको पता है कि भारतीय संविधान की महत्ता कितनी है। अखिलेश यादव जब भी सदन चला है ना, पूरा संविधान को लेकर के वो वोट लिए जीत गए और वाहवाही लूट रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या एक बार भी संविधान पर चर्चा हुआ क्या सदन के अंदर? क्या अखिलेश यादव जी यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि अगर एक बच्चे को विद्वान होने के लिए अगर हिंदी, गणित, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर यह सारी चीजें पढ़ना अनिवार्य है, तो क्या भारत का संपूर्ण अध्ययन अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम प्राइमरी विद्यालय से उनको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, तो क्या प्राथमिक विद्यालय से भारतीय संविधान नहीं पढ़ाया जा बिल्कुल होना सकता है? चाहिए। क्यों नहीं बात करते हैं इस पे भाई? तो अभी तो क्यों नहीं चर्चा करते आपको हैं? करनी चाहिए ना, सरकार वो तो कर ही क्या रहे बात हैं। कर रहे हैं आप? क्यों आप सरकार- अरविंद राजभर घोसी लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, मैं यह बात चिल्ला चिल्ला के बोलता था। हाँ यह बात में दलितों के बीच में बोलता था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अमृत दिया हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान दिया हुआ है, जिस संविधान से हम अपने हर चीज की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। यह संविधान सिर्फ किताब बनकर न रह जाए, इस संविधान का पठन पाठन अच्छा, प्राथमिक विद्यालय से आप एक होना चीज चाहिए। बताइए कि संविधान सबसे ज्यादा, लेकिन चूंकि अभी अखिलेश जी ने कहा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ है? मैं बताता हूँ, संविधान सबसे ज्यादा सुरक्षित शैक्षणिक संस्थानों में होगा। शैक्षणिक संस्थानों में सबसे सुरक्षित करिए, संविधान फिर होगा। उसको कैसे? कराइए। कैसे? जब संविधान का संपूर्ण अध्ययन बच्चा पढ़ना चालू कर देगा, जिस दिन से पढ़ना चालू करेगा उसी दिन से भारतीय संविधान की सुरक्षा चालू हो ये बड़े जाएगी। बड़े मुद्दे की बात है, लॉजिक की बात है कि हर कोर्स, हर सिलेबस आपकी पढ़ाई में है, सिलेबस में है, हर तरह की चीजें हैं, बट संविधान को क्यों नहीं किया जाता? है ना, ये प्रश्न है ना? बहुत बड़ी बात है ये बड़ी बात है कि ना? अगर संविधान को कर दिया जाए तो मतलब हर आदमी आपसे सवाल कर लेगा, भाई, क्वेश्चन करेगा आपसे। तो मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना, आखिर अखिलेश यादव इस पे क्यों नहीं बोलते? नहीं तो केवल अखिलेश यादव जी क्यों, वो तो कहते हैं बहन भैया मायावती को संविधान बोलना को चाहिए ना? करिए। हाँ बिल्कुल। मैं बोलता हूँ, मैं एनडीए गठबंधन का साथी हूँ। हमारा कोई भी संबोधन सुनिए बड़े मंचों से, हर मंच से मैं कहता हूँ, हर मंच से बोलता हूँ कि मैं अभी 31 तारीख को गया था, प्रधानमंत्री जी से मिला, अभी कल गृह मंत्री जी से भी मिलना था मेरे को, नहीं मिल पाया क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो घटना घट गई। पीएम साहब से मैं मिला था, मैं उस दिन सर से मैंने कहा, गृह मंत्री के बयान आया था उस समय जब वो बाबा साहब ऐसे कुछ बोल दिए, उस पर काफी बवाल हुआ, उन्होंने गलत बोला था, डिसरिस्पेक्ट किया, बिल्कुल गलत बोला था। अभी आपने आपने एक बात बोला उसका था, विरोध किया, भले एकदम मन से हमने कहा, हमने कहा माननीय गृह मंत्री जी जो बोले हैं वो गलत बोले हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा गलत बोले हैं, फिर उसको मैंने संशोधित करके मैंने कहा कि गृह मंत्री जी को ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन जो मैंने बात बताया, यह बात सबको बोलना चाहिए जो भी राजनीति में है। मैं मीडिया के तरफ से इस चीज का आपका सपोर्ट करूंगा। संविधान को सिलेबस में होना चाहिए, स्कूल में पढ़ाई में आपको पढ़ाया जाना चाहिए। संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्योंकि विद्यालय से हमारे पढ़ाया जाना देश चाहिए। के संविधान, लोग जब संविधान को पढ़ेंगे तभी तो वो नेताओं से सवाल कर पाएंगे, तो वही बात तभी है वो ना। अपने अधिकार जान पाएंगे। इससे मैं एग्री करता हूँ। अखिलेश यादव को ये बात नहीं आती है क्या? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे आप हमें एक हैं? चीज बताइए, आप अखिलेश यादव जी के पीछे ही क्यों पड़े रहते मैं हैं? पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूँ ना क्योंकि विपक्ष के नेता हैं वो। हाँ, तो और आप सरकार में हैं, अरे भाई, सरकार को आईना कौन दिखाएगा? बताइए, सरकार के कार्यों को आईना कौन दिखाता है? लेकिन आप तो आईना देख चुके हैं, अब आप नहीं, बता रहे हैं तो देखिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, सरकार इस समय हम सरकार में है, हम सत्ता हैं, विपक्ष अखिलेश यादव जी हैं और पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है। हमने पढ़ा है किताबों में, ठीक है, कि सरकार को आईना सरकार के व्यक्ति नहीं दिखा सकते, सरकार को आईना हमेशा विपक्ष दिखाता है। सरकार के कार्यों की समीक्षा विपक्ष करता है। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जनता के हितों को कितना वह सकारात्मक प्रभाव पहुंचा रहा है, कितना नकारात्मक प्रभाव पहुंचा रहा है, इसका आकलन हमेशा विपक्ष करता है। आखिर विपक्ष कर क्या रहा है भाई? विपक्ष सो क्यों रहा है? विपक्ष हमेशा आंदोलन करते हैं तो आप लाठियां बसा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जो लाठी से डर जाए वो कैसा नेता भाई? अरे सत्ता के खिलाफ आवाज अगर क्या हमारा भारत का संविधान, तब फिर किस प्रकार का संविधान लोग लेकर टहलते हैं? ज्यादा करते हैं तो ईडी सीबीआई अरे की जांच भाई, बैठा वो देते अलग हैं। का विषय है। हाँ। आखिर ईडी और सीबीआई से भी रक्षा संविधान ही करेगा, लाठी गोजी डंडे से की रक्षा संविधान ही का क्या बात कर रहे हैं आप? भारतीय संविधान ही कहता है, भारतीय संविधान ही कहता है भाई, कि अगर सत्ता और सरकार आपकी बात न सुने तो आप सबसे पहले आप शांत प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन करिए। ठीक है, धरना के माध्यम से आप धरना प्रदर्शन करिए।
अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती, क्या आप लोग राजनीति करते हैं? सुनिए हमारी बात, हाँ जी, क्या राजनीति करते हैं भाई? यह संविधान में दे रखा है, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में है, यह हम जैसे लोगों को पढ़ाया गया है कि अगर सरकार, राजा अगर बात नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ धरना होना चाहिए। धरना प्रदर्शन, शांत पे धरना प्रदर्शन से अगर बात नहीं बनती है तो थोड़ा सा रोष व्यक्त करना चाहिए। अगर उससे बात नहीं बनती है तो आंदोलन का स्वरूप लेना चाहिए। अगर आंदोलन से बात नहीं बनती है तो क्रांतिकारी आंदोलन होना चाहिए। क्रांतिकारी सुनिए, जब तक वो डंडे बरसते हैं बेचारों को भगा दिया जाता है ये खदेड़ खदेड़ के। क्या हक हिस्सा अधिकार, हक हिस्सा अधिकार। अगर अखिलेश यादव जी लाठी गोजी डंडे से अगर डर रहे हैं तो हम उनको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। सुनाइए। कि उनको बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी चिंता ना करिए, क्योंकि कहा गया है कि देश हमारा भूखा नंगा घायल था बेकारी से, मिले न रोजी रोटी दर दर भटके बने भिखारी से, बदली सत्य अहिंसा बदली लाठी गोजी डंडे से, प्रजातंत्र की सड़ी लाश पर लोकतंत्र के झंडे से। क्या बात है। आज जो उत्तर प्रदेश और देश की स्थिति बदल रही है ना, ये लाठी खाने वाले लोग, डंडा खाने वाले लोग, तमाम तरह के अपमानित होने वाले लोगों के हाथ में यह कमान है। आज देश बदलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जी को अगर भय सता रहा है लाठी गोजी डंडे से, तो अखिलेश यादव जी को फिर राजनीति से त्याग देना चाहिए। और मेरी बात भारतीय संविधान भी कहता है, इस बात का इजाजत भी देता है। कौन ऐसा राजा है भाई जो जनता की बात नहीं सुनेगा? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है, और जनता का जब जब हनन हुआ है तो जनता ने एक बड़ा आंदोलन करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी डर रहे हैं। नहीं, चलिए मान लिया आपकी बात की डंडे लाठी आंदोलन करने चाहिए, लेकिन फिर ये कहाँ तक ठीक है कि जो पार्टियां किसी चीज़ का विरोध करती हैं तो उनको आप जेल में डलवा देते हैं? लूट ले भैया, लूट मचलवा ना रहे पछताए के, गरीबन के मर गए अपन का पिंडा पार पार के खाए के। जो लूटेगा ईडी सीबीआई उसको दे के चापेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप कुछ और है कि हमने पीछे काहे ना ईडी पड़ा था। क्योंकि आपकी तो एजेंसी ही है ना, कंट्रोल तो सरकार का ही है ना। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ही, आप थोड़ा पीछे जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, आप देखेंगे, इंटरनेट पे सर्च करिएगा, आपको मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों के खिलाफ खुद सीबीआई और ईडी की जांच बैठी हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? कब की बात है? देखिए ना, पीछे फ्लैशबैक में जाइए ना भाई साहब, इंटरनेट पे डालिए ना, आपको मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही तात्कालिक विधायक या सांसद या मंत्री के खिलाफ ईडी सीबीआई पहुंची हुई थी। चलिए अभी जैसे अजीत पवार हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से, ठीक है, वो उन पे कई हजार करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, और भी कई ऐसे बड़े नेताओं के अगर आप कहें तो मैं नाम ले दूंगा, ठीक है, वो सीधा बीजेपी में आए तो सारे ईडी मीडी सब ऐसा नहीं है। आप अब ये जो कह रहे हैं ना उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि सारे केसेस सबके ऊपर चल रहे हैं। हाँ, बीजेपी में आने के बाद क्या वो मतलब गंगा जल में नहा लेते हैं? अखिलेश यादव जी के भी लोगों के खिलाफ सारी चीजें चल रही थी, तो गतिमान तो नहीं है। वो हल्फा मचा हुआ, साइलेंट हो गया, आया नहीं आया, जो चीजें वो चल रही हैं लगातार। चलिए अभी बताइए, ओबीसी SC ST का सबसे बड़ा नेता कौन है यूपी में? देखिए बड़ा कठिन प्रश्न है, क्या बतानी। सबसे बड़ा नेता सिंगल तो हम नहीं बता सकते। देखिए बहन मायावती जी दलितों की बड़ी नेता है। ओके। मुलायम सिंह यादव जी ओबीसी के सबसे बड़े नेता थे। ओके। अखिलेश यादव जी नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए हम उनके सामने अभी, हमारा कद भले ही छोटा है, लेकिन मैं जो बताया ना, मैंने बड़ा अध्ययन किया है। 8 साल की अवस्था से राजनीति में भ्रमण मैंने किया है। हम लोग भी साथ रह करके, साथ छोड़ करके दोनों स्थिति को हमने परखा है, देखा है। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अगर जो एक नजरिया है निचले स्तर पर, देखिए जो हम लोगों ने ओबीसी मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, पिछड़ों के नेता अखिलेश यादव जी हैं। ओके। जैसा अखिलेश यादव जी बोलते हैं, तो बोलते हैं पीडीए बोलते हैं। मैं तो बता रहा हूँ ना, पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस पर मत जाइए। अच्छा। अखिलेश यादव से पूछेंगे पीडीए का फुल फॉर्म, तो उन्हीं के साथ रहने लोग नाराज हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज के हैं, जो मजबूत पिछड़े हैं, वो अखिलेश यादव जी उनको पसंद करते हैं। लेकिन हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से राजनीति के फ्रंट पर पटल पर आकर के बैटिंग करना चालू किए और देश की राजनीति में इंटरफेयर करना चालू किए, तब से अगर कोई भी राजनीतिक पटल पर चर्चा होती है तो लोग यही कहते हैं अति पिछड़ों और सर्वाधिक पिछड़ों और अति दलितों और महादलितों का कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर। एक सवाल आता है जब ये चीज़ें बात होती हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि बहन जी अभी बहुत स्लो हो गई हैं, बहुत बात नहीं करती,
कई बड़े मुद्दे हो जाते हैं, उन पर अपने स्टेटमेंट नहीं देती, अपने सवाल नहीं उठाती। देखिए, बहन जी का राजनीति करने का टेक्निक अलग है, उनका एजेंडा अलग है, उनके सारे मतलब क्या उनका आपका कार्य क्या करने का मेरा तरीका और एक तरीका एक है, अलग है। क्या अंदर से सपोर्ट करते हैं बीजेपी का? नहीं, मैं अंदर इसको वाली नहीं कोई कह बात हो तो सकता। बता ना दीजिए। ना ना, ऐसा इसको मैं ये नहीं वो वेरीफाई विपक्ष कर वाले सकता। बोलते हैं ना कि बी टीम तो बन गई है विपक्ष बहन जी, ले है, ले। मायावती जी की। बहन जी ही बोलती हैं अखिलेश यादव की बीजेपी की बी टीम है। अरे तो वो तो ऐसे लोगों को कहने के लिए बोल देती है ना। नहीं नहीं, कहने के लिए तो ऐसे कहने के लिए अखिलेश यादव भी बोल देते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ए टीम, बी टीम, सी टीम सब चलता रहता है इसी में। आपका सपना है मंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने का? 100% है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण किया हूँ, तो जब एक कब विधायक तक पर संभावनाएं हैं कि मंत्री जी अरे मुख्यमंत्री? भाई, जब जब झारखंड में एक विधायक पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हाँ। नीतीश जी रह सकते हैं, हाँ। है ना, मांझी जी रह सकते हैं, हम्म, तो ओम प्रकाश राजभर जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हम सबका सपना है, हमारे जैसे करोड़ों युवाओं का सपना है कि हमारे नेता ओम अच्छा, प्रकाश एक राजभर चीज़ मुख्यमंत्री और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी सब ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक हैं, बट अभी एक मंत्री जी से किसी ने, मीडिया वाले ने कुछ पूछा और उस चीज़ पे भड़कते उन्होंने बहुत भद्दी गालियाँ दी, उस पर क्या कहेंगे आप? एकदम सही। जो भ्रष्टाचारी नहीं, अगर बैठ के आप भ्रष्टाचार का इतने आरोप बड़े पद लगाएंगे, पे बैठे हैं, आपको तो ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए ना। एकदम मैं समर्थन करता हूँ इसका। ये लोग बाजार में हम लोगों को बेचते हैं, मंत्री जी के नाम को बेचते हैं, कहते हैं कि मंत्री जी ने कमीशन मांगा है, मंत्री जी ने कमीशन लिया है, तो उसी बतिया को तो जो देखिए, वो ओम प्रकाश राजभर जी नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा रहेगा जो इस चीज को कभी नहीं किया है, अगर मीडिया वाले उस पर बिना, देखिए वो एक संवैधानिक पद पर है, पहली चीज, आप बिना एविडेंस के किसी पर अगर संगीन आरोप लगाएंगे तो क्या कहा जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर है कि इरिटेट व्यक्ति होगा और कहेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में मैं 4 नाम चुनूं जो सीएम बने और सब लोगों को लेके चलें, 4 नाम मैं बता रहा हूँ, अखिलेश जी, एक केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी, और एक मैं दलितों में से ले लेता हूँ अवधेश प्रसाद जी, और अगर एक और ऐड करना है तो 5वां में ले लेता हूँ भीम आज़ाद पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी को। किसको आप चुनेंगे कि ये मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर नहीं आ सकते? ओम प्रकाश राजभर जी का लेंगे, क्योंकि वो तो आप बोलेंगे ही, अगर हम लेंगे तो उनका तो आप बोलेंगे नहीं। तो मैं अपने नेताजी को चाहूंगा कि मौका मिलेगा तो अपने नेताजी को बनाएंगे कि हम चलेंगे इन लोगों को बनवाने। मौका मिलेगा तो मंत्री जी को बनवाएंगे। वो तो कॉमन सा है ना, पब्लिक सोचेगी ही कि भैया आपके वो पिताजी हैं तो आप तो उनका नाम लेंगे, आपकी पार्टी के हैं। बट मैं थोड़ा पार्टी से हटके आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ओम प्रकाश जी को चलो हम ले लेते हैं, वो आप समझिए बात को, लेकिन इन 4-5 लोगों को चुने, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी को। केशव प्रसाद मौर्य कैसे? केशव प्रसाद मौर्य जी संगठन के व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं संगठन देखता हूँ अपने पार्टी का। केशव प्रसाद मौर्य जी संगठन के व्यक्ति हैं और सबको सेटिस्फाई भी करते हैं। और माननीय महाराज जी तो मुख्यमंत्री ही हैं। आपके प्रश्न में 2 प्रश्न है, आपके प्रश्न में 2 प्रश्न है, जिसको आपने बड़ी चतुराई से उस प्रश्न को एक कर दिया। माननीय योगी जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान एनडीए सरकार जिनका भी आपने नाम लिया, जिस जातियों, जिस वर्ग का, इन सब के हितों की रक्षा कोई कर रहा है तो योगी जी कर रहे हैं, और इनके नेतृत्व में सबका कल्याण हो रहा है, सबका। अच्छा, एक बात बताइए, वो जो सुभाषपा है आपकी पार्टी है, ये यूपी में बंटवारा क्यों करवाना चाहती है? अच्छा खासा यूपी है, छोटा राज्य जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा राज्य सुखी राज्य। कितने राज्य कराएंगे यूपी के? 4। कौन कौन? पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। क्या फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा। अरे फायदा बहुत फायदा होगा, अलग से बजट आएगा। अब आप सोचिए खुद ही, पूर्वांचल विकास बोर्ड बना हुआ है ना, कितना हो रहा है, उसमें जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, क्या कर रहे हैं भाई? चलिए, 4 स्टेट आपने कर दिए। हाँ। अब इस समय 4 स्टेट में से चारों स्टेट का एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए कि ये होना चाहिए। पूर्वांचल में तो अपने नेताजी को चाहेंगे, राजभर जी हो गए। हाँ ठीक है। बुंदेलखंड में हम अपनी पार्टी थोड़ी बनाएंगे, जो ज्यादा बहुमत से सीट लाएगा वो उसके पार्टी का नेता बनेगा। अब अखिलेश यादव जी खोजें। ठीक है, 2 और राज्य बचे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, जितनी भी पार्टियां इस समय चल रही हैं, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लोकतंत्र में सबको लड़ना अधिकार है, जो सबसे ज्यादा सीट लाएगा वो जीतेगा। लेकिन हम पूर्वांचल थामे रहेंगे। पूर्वांचल में हम 111 सीट पर हमेशा एकदम दबा के मेहनत करते हैं। अभी भी 80 सीट का मैंने खाका तैयार किया हुआ है। 80 सीट पर हम काम कर रहे हैं अपने, और 80 सीट हमारा है। भले ही हमको 2027 में कितने सीटों में, भले ही हमको 2027 में भले हमको 30-35 सीट जितने मिले, लेकिन 80 सीट पर तैयारी करेंगे। हम अगर जीतने के लिए प्रयास करते हैं तो जिताने का भी प्रयास करते हैं। मिनिमम कितनी सीट मांगेंगे एनडीए से? 35 सीट। 35 सीट।
35 सीट और मांगेंगे। अगर आपकी पार्टी और जो गठबंधन है बहुमत में आता है तो कितने मंत्रालय लेंगे? वो तो उस समय आएगा मंत्रालय। अगर आप 35 सीट मांगे 20 जीत जाते हैं, कितने मंत्रालय आपको मिलना चाहिए उस हिसाब से? अब हम उस हिसाब से देखेंगे कि हम अपने लोगों को लाभ दिला सकें, और सिर्फ हमारी राजभर से पार्टी तो बढ़ेगी नहीं, हमें अन्य लोगों को भी उसमें रखना होगा। तो हम पहले से तैयारी बना के रखे हुए हैं, जब समय आएगा तो जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं रहा अब तक, ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे। आप परिवारवाद की आप बात करते हैं, अभी आपने पीडीए का एक अलग डेफिनेशन दे दिया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये तो आपके साथ भी चल रहा है, सुभाषपा के साथ भी चल रहा है, आपके भाई भी पार्टी में हैं, आप भी पार्टी में हैं, माननीय मंत्री जी भी पार्टी में हैं, और तो तीनों लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष आरोप लगाता है कि आप भी तो विपक्ष, हाँ ऑब्वियसली, कि आप भी तो परिवार को ही बढ़ावा दे रहे हैं ना। अच्छा। अभी आप एमपी का इलेक्शन लड़े आप घोसी से। बात है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, हाँ पार्टी का निर्माण हमने किया, ठीक है, हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है, पैरासूट पहन के थोड़ी है, ठीक, अखिलेश यादव जी की तरह। ठीक है। आज इतने सांसद, भाई चुनुआ तो हम ही लड़े ना, छोटा भाई तो नहीं लड़ा। और वहाँ कौन को लड़ा? सब लोग एक तरफ से लड़ गए, एक के घर में पूरी लोकतंत्र बस गई। नहीं, उनका कहना है कि आप ही को टिकट मिली, छोटे भाई को मिलती तो वो भी लड़ा। क्या बात कर रहे हैं? हम खुद नहीं लेने देते, हम खुद नहीं देते। मान देखिए, अखिलेश यादव जी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी एक उदाहरण है, उदाहरण है हर एंगल से। जो भी आप पूछेंगे सब कुछ अखिलेश यादव जी के यहाँ है, सब कुछ है। पारिवारिक विवाद भी पूछेंगे तब भी वहीं पर आएंगे हम। आप पीडीए के बारे में पूछेंगे, परिवार वाला, तब भी हम वहीं आएंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जाते जाते अखिलेश यादव जी को स्थापित कर गए, और मुलायम सिंह यादव जी पूरे परिवार के लोगों को लोकतंत्र में स्थापित कर दिए। तुम सांसद बनो, तुम प्रमुख बनो, तुम विधायक बनो, तुम मंत्री बनो, तुम मुख्यमंत्री, सबको। तो असली परिवारवाद का आने वाली नस्लें, आने वाले समय में जनरेशन, जब कभी परिवारवाद पर डेफिनेशन देना होगा आने वाले बच्चों को, तो वह उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जब परिवारवाद का उदाहरण देना होगा, तो हमको लगता है कि माननीय जी का ही परिवार आएगा। अभी लेटेस्ट एक आपका बयान आया बनारस वाले मिश्रा जी के लेके, तो आपने बोला बहुत उछल रहे थे और अभी ठंडे पड़ गए हैं, ऐसे कूट दिए गए, ऐसे कूट दिए गए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो खुली चुनौती वही दे रहे थे। मैं कई बार समझाया था मिश्रा जी को, समझाया मैं पर्सनली हमने कहा, बात होती थी आप एकदम। हाँ, मिश्रा जी तो हमारे पार्टी में आने के लिए तैयार थे। अच्छा। लेकिन इनको मैंने देखा, हम कहा हटाइए, इनको नहीं लेंगे। जाके दो बार बाबूजी से मिले, कई बार हमसे मिले, हम कहे नहीं, इनको नहीं लेंगे पार्टी में। लेकिन वो ऐसे दल के साथ चले गए तो जहाँ गुंडों वाली भाषा का प्रयोग होता है। और मिश्रा जी एक दिन हम वीडियो में देखे, मिश्रा जी ने बोल दिए कि अगर हाउ केहू माई का दूध पी ले अपने, यही भाषा बोल रहे थे, हाउ केहू अपने माई का दूध पी ले तो मैदान तय कर ले। यह मिश्रा, बनारस वाला मिश्रा, दो हाथ करने के तैयार है। दूसरे का दिन धई के कूट दिए गए। और उसके बाद बचाव में क्या कह रहे थे? आप तो मौज ले लिए, मतलब मिश्रा जी के मुद्दे पे। अरे भाई, तो मिश्रा जी को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी है ना, 63% युवा है देश का। अब किसी भी युवा का अगर भाई बात लग जाएगी तो फिर खोजेगा ना मिश्रा जी को। तो मैदान छोड़िए, सड़किए पर हो गया। और ये तो पूरा प्री प्लान था मिश्रा जी का। वीडियो जो जारी हुआ वो तो मिश्रा जी का प्री प्लान था। मिश्रा जी को लगा बातचीत इनकी हुई होगी, समझाने का प्रयास किया होगा, ऐसा मत बोलिए। मिश्रा जी उसी तहस में आके बोल दिए होंगे कि आप समझा देते ला। अरे भाई, मिश्रा जी ही उसकी पिटाई कर रहे थे। शेर बने थे, बिल्ली बन गए। काहे नहीं, कहे तो पूरा एकदम गुटखा खा करके एकदम, मतलब बनारस में पान तो प्रचलन है, खा के दांत काला कर लिए हैं और जोर जोर से बोल रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो हमने तो कह दिया, हमने कहा कि शेर बने थे, साला बिल्ली बना के छोड़ दिए लोग। अभी एक बयान आया था आपका, आपने कहा था कि आपकी जान को खतरा है। किससे खतरा था आपकी जान को? देखिए ये बहुत दिन से चल रहा है, आज से नहीं, 2015-15 से लगातार हमको लगता है कुछ टीम है जो आपको टारगेट कर रही है हमको। ये मेरे साथ 6-7 बार ऐसी पता लगा कौन टीम है? कई बार कई लोगों को जेल भेजवाया मैं। ओके। लेकिन ये बार बार नए लोग उत्पन्न हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। अभी बीच में सोशल मीडिया बाकायदे वीडियो बना के जारी किया था कि सार्वजनिक स्थान पर बम से उड़ाएंगे, सार्वजनिक स्थान पर गोली मारेंगे। अच्छा। तो हमको नहीं पता था। वो एक लड़के ने हमको व्हाट्सएप किया, मैंने देखा। फिर जब मैंने उसके रील्स को देखा, उसके आईडी को देखा, तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे पड़े हुए थे वीडियो, और उसमें वो लिखा था, मेरे सारे कार्यक्रम को अपडेट करता था, अपना लोकेशन भी देता था। जैसे मैं कहीं खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ,
तो अपने मोबाइल से वहाँ का वीडियो बनाता था और एक डिस्टेंस अपने तरफ फ्रंट कैमरा करके अपने को दिखाता था कि मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है, ऐसे अच्छा। करके। तो इसलिए मैंने कहा था कौन कि थे ये लोग? अभी पकड़े गए ये लोग जो हाँ, बता वो रहे हैं? पकड़े गए, जेल जेल गए, गए? जेल कौन गए। थे ये लोग? ऐसे देखिए ये उपद्रवी लोग हैं, मतलब किसी हाँ, कुछ उस प्रकार से लोग हैं हम्म। जो नशा वशा कर लेते हैं, नशा करने के बाद अपना करते हैं। क्या और परेशानी थी उनको? आपसे क्या परेशानी? परेशानी जो मैं इतना थोड़ा आक्रामक मैं बोलता हूँ, हम्म। और जो जब मैं इतिहास के बारे में बोलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें लाना पड़ता है। और राजनीति में जब भी मैं डिफेंस करता हूँ या फिर हमारे में आदत है कि मेरे पास कोई समस्या आती है तो ऑन द स्पॉट उसका समाधान करता हूँ। तो मेरे इससे भी करने से जो विपक्षी रहता है वो परेशान होता है और वो इस प्रकार का कृत्य करने का प्रयास करता है। बिल्कुल। अभी देखिए ना, एक चीज़ हुई है, मैं राजनीति में बहुत गहराई से देख रहा हूँ कि चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, एक ही मुद्दा उठा रहा है कि कभी इतिहास को लेके बात कर रहा है, कभी राम जी की बात कर रहा है, कभी कृष्णा जी की बात कर रहा है, कभी औरंगजेब, कभी महाराणा प्रताप। ये तो सब इतिहास में दफन हो गए हैं। इतिहास, अभी तो इतिहास बने हुए हैं सब लोग। लेकिन आज हम बाकी देशों को देखें, अनदर कंट्रीज़ को देखें, मैं इतने सारे कंट्रीज़ में भी विजिट करके आया हूँ, तो वहाँ कि जो लोग हैं वो हमसे 50 साल आगे का सोच रहे हैं, 100 साल आगे का सोच रहे हैं कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। और हैं भी, जहाँ एक तरफ हमारे रुपयों की वैल्यू गिरती चली जा रही है, पासपोर्ट की वैल्यू गिरती चली जा रही है, वहाँ हम आज ही फंसे हैं कि भैया महाराणा प्रताप ने ऐसा क्यों कहा, औरंगजेब ने ऐसा क्यों कहा। क्या ये होना चाहिए राजनीति में? ये नहीं होना चाहिए। ये राजनीति में ये मैं बताया ना पहले ही कि विपक्ष जो है ना, अच्छा अगर इस पे टिप्पणी नहीं हुई होती तो ये सारी चीजें आती भी नहीं। विपक्ष, मैं तो मंत्री जी से भी बोलता हूँ, बाबू जी से भी मैं बोलता हूँ, जैसे सदन अभी चल रहा था तो मैंने बहुत सारे एजेंडे बाबू जी को मैंने बताया। हमने कहा बाबू जी एजेंडे आप छेड़ दिया करिए ताकि विपक्ष उसको उठा ले। हमके जब आप बोलेंगे तो विपक्ष उसको उठा लेगा, तो उस पर चर्चा चालू हो जाएगी। विपक्ष ही जो जेन्युइन मुद्दे हैं जिससे समाज में बदलाव आ सकता है, विपक्ष ही उस मुद्दों को नहीं टारगेट करता है, नहीं उठाने का प्रयास करता है। जबकि मैं खुद जब सदन चलता है तो मैं जानबूझ करके मैं मीडिया में विवादित बयान देता हूँ कि कम से कम इससे जब इस पे जब चर्चा पर चर्चा होगी हाँ, बिल्कुल, तो जेन्युइन मुद्दे उभर के सामने आ हमारे जाएंगे। देश में अभी बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कितने ऐसे समाज हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी अशिक्षित हैं, जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ाई व्यवस्था भी अच्छी की जा सकती है। सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बेहतर किया जा सकता है, सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ देश में विकास के नाम पे सिर्फ भाषण होते हैं, चीज़ें होती हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, हम जो चाहते हैं, जब तक युवा नेतृत्व सदन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि आज बदलता हुआ समाज है, आज युवा पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख रहा है, वह पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों को देख रहा है, खुद से आकलन करता है कि समाज कैसा होना चाहिए, खुद से आकलन करता है कि शिक्षा का बदलाव कैसा होना चाहिए, खुद से आकलन करता है कि हमें रोजगार किस प्रकार के करने चाहिए। वह तमाम तरह की चीज़ें वो खुद सोच रहा है। तो मेरा मानना ये है कि देश की पॉलिटिक्स में बदलाव होना चाहिए और युवाओं को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि युवा राजनीति में आवे और वो सेलेक्ट हों, चुनाव जीत करके पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में आवे, और आकर के जब तक युवा चर्चा नहीं करेगा, बहस नहीं करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपने जो कहा ना, हम अतीत की चर्चा कर रहे हैं, बीते हुए कल की चर्चा कर रहे हैं, हम भविष्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बीते कल से हम अतीत को जान करके हम वर्तमान का निर्णय ले सकते हैं, भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। हम भविष्य का निस्तारण और उसका निर्धारण हम वर्तमान की समस्याओं पर चर्चा करके हम आगे का भविष्य तय कर सकते हैं कि हमारे अगले जनरेशन के लिए हम क्या दे रहे हैं। मैं आपकी पार्टी से ही संबंधित एक सवाल करता हूं, आप उसको बढ़िया सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। अगर आपकी पार्टी को कभी मौका मिला, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं कब कहाँ किसको लेके जाए, आपकी पार्टी को मौका मिला कभी बड़ा, केंद्र में भी उनका आपका वर्चस्व रहा, हिस्सेदारी रही, और किसी प्रदेश में भी आपकी सरकार बन जाती है आपकी पार्टी की, तो क्या उस समय के बाद या उस आपकी पार्टी इस मुहिम को बढ़ाएगी कि कभी हम इतिहास पे बात नहीं करेंगे, हम फ्यूचर के लिए सोचेंगे, हम 50 साल आगे ही सोचेंगे, हम 100 साल आगे के लिए सोचेंगे और देश के इकोनॉमी में जेन्युइनली हम काम करेंगे? देखिए, स्वाभाविक क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, ये जरूर बताइए अपनी। सबसे पहले तो शिक्षा के स्तर को बदलने की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया आज बेरोजगारी है, हमें अपनी शिक्षा में तकनीकी शिक्षा इंक्लूड करने की आवश्यकता है। जो लड़के और लड़की में विभेद होता है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। अभी आप देखिए कितना अच्छा उदाहरण अभी आज का कल का है, यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे, लड़की बलिया की बनी ना, जिन महिलाओं को पीछे करने का, जिन बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था,
आज इन बच्चियों ने यह प्रूफ किया कि हम लोग भी कर सकते हैं। तो यह जो भेद होता है इसको खत्म करने की आवश्यकता है। और शिक्षा, देखिए फ्री में राशन दिया जा सकता है, फ्री में राशन दिया जा सकता है, तो फ्री में शिक्षा क्यों नहीं दी जा सकती है? शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए बंद कर दें लेकिन शिक्षा दें। हाँ, शिक्षा फ्री। हमारी जब सरकार आएगी तो हम उत्तर प्रदेश में चाहे जितना पढ़ना होगा, तो मैं बता रहा हूं। एक चीज़ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि शिक्षा की बात होती है, स्कूल सब ठीक है, प्राइमरी स्कूल की चलो हम बात करते हैं, लेकिन जहाँ प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, वो सब मात दे देते हैं। कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। आप नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में? अटल आवासीय विद्यालय 18 मंडल में बना हुआ है। जरा अटल आवासीय विद्यालय की जो शिक्षा पद्धति है, जरा एक बार उस पर गौर करिएगा। हम तो कहेंगे उसकी समीक्षा करिएगा। जितने कॉन्वेंट विद्यालय हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, उसको भी मात दे करके अटल आवासीय विद्यालय आगे बढ़ रहा है। अटल आवासीय विद्यालय में रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड पीसीआर, रिटायर्ड आईपीएस, सैनिक विद्यालय का प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल जो रिटायर्ड हो गया है, ऐसे लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। पढ़ कौन रहा है? पढ़ वो रहा है जो मनरेगा में काम करता है, उसके बेटा और बेटी पढ़ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता कैसे नहीं बदलेगी? काम करना चाहिए ना। हमारे पार्टी के एजेंडे में था ये वाला अटल आवासीय विद्यालय की कोई ऐसी शिक्षण संस्था खोली जाए जो गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा चैनल आपका सपोर्ट करेगा। मैं 100% भाई साहब, अभी 18 मंडल पर हुआ है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं जितने ये सरकारी विद्यालय सारे बंद कर दो, और उसमें जो पैसा खर्च होता है वो हर विधानसभा स्तर पर ये अटल आवासीय विद्यालय बनाओ। जितने बच्चे हैं सबको उसमें पढ़ाओ। जब उसमें पढ़ेंगे, जितने रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उन पे थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए, उन पे थोड़ा सा कसना चाहिए, क्योंकि एक तो फीस इतनी कर रखे हैं और कई सारी चीज़ों के नाम पे इतना पैसा लेते हैं और आम बच्चे पढ़ नहीं पाते वहाँ पे। मेरिट के बेस पे नहीं होता, पैसे के बेस पे वहाँ पे एडमिशन होता है बच्चों का। जी देखिए, दूसरी चीज़ जैसे एक तो शिक्षा का हो गया, एक लड़का लड़की एक समान पढ़ाई लिखाई। जैसे जब हायर एजुकेशन में हम जाते हैं, जैसे एमबीबीएस करना हुआ, बीडीएस करना हुआ, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत कॉस्टली है उसकी पढ़ाई। तो हम यह प्रयास करें कि सरकार का फंड हम मैक्सिमम दें, सरकार का फंड मैक्सिमम दें, कि जिससे कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी पढ़ाई कर सके, इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी पढ़ाई कम पैसे में कर सके, सब्सिडी के तौर पर मैक्सिमम हम कर ले जाएं। क्योंकि आज जिस प्रकार से है, दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरा हो गया कि बेरोजगारी दर को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें छोटे छोटे, ये हमारी पार्टी का एजेंडा रहेगा कि हमें लघु और कुटीर उद्योग को ब्लॉक स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे कल कारखाने खोलने की आवश्यकता है कि जिससे कि बेरोजगारी दर को हम खत्म कर सकें। जब बच्चा उसमें जाएगा, युवा जाएगा, कमाएगा, तो वो अपने बच्चे की तरफ, अपने परिवार की तरफ ध्यान भी देगा। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें आड़े हाथ आती हैं, जैसे आवास की या शौचालय की या फिर कुछ उस प्रकार की समस्या जो जेन्युइन, मतलब जीवन में जेन्युइन समस्या आती रहती हैं, उसका समाधान यही लोग कर पाएंगे अपने से, जब वो बेरोजगारी से बाहर निकलेगा। तीसरी चीज। चौथी चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इतना अच्छा करना होगा, हमें यहाँ पर इतना अच्छा करना होगा कि वह जनता के प्रति जवाबदेही दे, जनता ना दे, और उसकी रेटिंग हो, जितने अधिकारी हैं उसकी रेटिंग हो, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो, तो जैसे गांव में ग्राम प्रधान है, गांव में ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है, इनके माध्यम से उनका वो एक आवे, रेटिंग आवे, कुछ उस प्रकार से किया जाए कि जिससे कि ऑफिसर किसी के साथ बदतमीजी न करे, किसी के साथ पक्षपात न करे, संविधान के अनुसार न्याय संगत कार्य करे। तो इस प्रकार से, और जो हमारा पुलिस प्रशासन है होगा, पुलिस प्रशासन को भी जो वो मानसिक तौर पर परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब, क्योंकि हम रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के पास है, राजस्व की जिम्मेदारी हमारे डीएम एसडीएम निचले स्तर पर लोगों के पास है। तो इस दो, जो मैं कम्युनिटी बोल रहा हूँ, इस दो वर्ग को हमें ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जनता जो इरिटेट होती है, तमाम तरह के अपराध होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपसी झगड़े में, छोटे मोटे झगड़े हैं जो लंबे समय से पेंडिंग में है, चल रहा है, एक दिन बड़ा रूप ले लेता है, बड़ा स्वरूप लेता है। तो इसको हमें ठीक करने की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा काम नहीं, 4-5 चीज़ें कर देने से हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। बाजारीकरण भी अच्छा हो जाए कि अच्छे से लोगों को सामान प्राप्त हो, हम कमर्शियल खेती को बढ़ावा दें कि जिससे कि साग सब्जी वगैरह जो जेन्युइन यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं वो कम पैसे पर मिले, तो स्वाभाविक तौर पर हम समाज को बदल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। चलिए, अभी आपके इलेक्शन पे आ जाते हैं, जो आपने 2024 में एमपी का इलेक्शन लड़ा। उस इलेक्शन में ना आपका अलग ही स्वरूप देखने को मिला।
तो जैसे क्या देखा जैसे अभी एक मैं क्लिप देख रहा था कि पीसीएम ब्रजेश पाठक जी हैं और आप उनके घुटने के बल कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांग रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी आपको इस चीज़? ये आपने विरोधी की भाषा बोला है। नहीं, विरोधी भाषा घुटने नहीं के बोला बल। है। हाँ देखिए क्या है, जनता जनार्दन है। जी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास हाँ। होती है। इसको तो विरोधियों ने इस प्रकार से चला दिया। हाँ। मेरे में आदत है, आप है। सिर्फ एक क्लिप देखे हैं, आप हमारे कार्यक्रमों के जब क्लिप देखेंगे तो आप यह पाएंगे मैं योगी जी के साथ वाली भी देखूंगा। तो वो छोड़िए, वो तो वो चुनावी था ना। प्रधानमंत्री वाला भी देखा जो आपको घूंसा मार रहे थे, वो भी किस्सा वो है सब बताइएगा। चुनावी हो, छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके पहले का भी आप देखेंगे ठीक तो है। मैं जब भी मंच पर चढ़ता हूँ, हमारे सामने बैठी हुई जितनी जनता रहती है, मैं उसी तरह घुटने के बल बैठ करके मस्तक को नीचे कर करके मैं प्रणाम करता हूँ। ओके, जानते हैं, सभी सभी कार्यक्रमों में, ठीक है। मैक्सिमम कार्यक्रम में मैं ऐसे ही करता हूँ। मंच पे चढ़ता हूँ और चढ़ लोगों ने करके इस चीज़ को तब उतना नहीं उठाया, उसको तब उठाया जब आप इलेक्शन में हार गए कि भाई आपने इस तरह से जो बीजेपी की कार्यकर्ताएं हैं उसमें आप माफ़ी मांग रहे थे उस वीडियो क्लिप में। ऐसा नहीं था, माफी उफी नहीं था। हाँ। वो हमारे कार्यकर्ता थे, नहीं, देवतुल्य उनको कार्यकर्ता ऐसा थे। बताया गया कि वो भाई देखिए, परोसने का तरीका अलग था। विरोधियों ने कई उसको बड़े परोसा। चैनलों ने भी चलाया इसको। स्वाभाविक तौर पर टीआरपी कैसे बढ़ेगी भाई? अगर अरविंद राजभर के, तो आप वहाँ पे माफ़ी नहीं मांग रहे थे कार्यकर्ताओं से? मैं माफियों पे कुछ नहीं मांग रहा था, मैं तो उनका प्रणाम कर रहा था कि आप ही के दम पर हमको चुनाव जीतना है। ठीक है भाई वहाँ उप मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। और हम जैसे हमने यह कहा भाई हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के दम पर हमें चुनाव जीतना हारना है। तो हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर उनके सामने एक बार नहीं 10 बार झुकना होगा तो हम उनका दंडवत प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करने में जाता क्या है भाई, हम ये हमारी आदत में है, ये उस दिन का मामला नहीं था, हमारी आदत में है। लोगों का ये कहना था कि उस समय जब अरविंद राजभर जी ने ये किया तो राजभर समाज जो है वो थोड़ा सा नाराज हो गया कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी, हम सबका स्वाभिमान, हम लोगों का 90% वोट राजभरों ने दिया, 90%। यह हवाई बातें थी, विरोधियों की बात थी। देखिए क्या है, विरोधी जो है ना वो अंग्रेजों की विचारधारा से प्रभावित है। अच्छा, वो डिवाइड एंड रूल हमेशा दिमाग में देखिए आप फिर से आप अंग्रेजों का एग्जांपल दे रहे हैं। अभी बात हुई कि हम इतिहास पे बात नहीं करेंगे। नहीं, ये तो हमने क्या अभी मैं दे रहा हूँ, हमारी सरकार नहीं बनी है। नहीं तो सरकार तो सही जाएगी ना। जब बनेगी तो देखेंगे हम। हमने क्या कहा, अतीत से हम वर्तमान को देख सकते हैं। ठीक है। अतीत से हम सीखते हैं कि वर्तमान में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर भी यही था। अतीत को हम जान लिए ना कि औरंगजेब ने क्या किया, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने क्या किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया था। हम अतीत से हम अपने वर्तमान में हम जान सकते हैं कि ऐसा लोगों ने किया था। तो वह समय बीत गया। आज बंदूक से मारे जाते हैं, तीर और कमान से नहीं। तो बंदूक इतना बड़ा बड़ा मिसाइल बनल हुआ, पहले तीर में ब्रह्मास्त्र हो जाते रहे। आपने पता किया, बाद में आकलन किया कि क्या वजह रही आपके चुनाव हारने की? देखिए ये जो मैं अभी बताया ना कि जो संविधान खतरे में है, आरक्षण हमारा लूट लिया जाएगा, बीजेपी अगर जीत गई, प्रचंड बहुमत से आ गई, ये सारी चीजें, तो यह मैसेज। और उसके बाद अयोध्या के जो सांसद जी थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया, तो जो एक कंफ्यूजन था वो ऑथेंटिक हो गया। आज आ रहे हैं वो अवधेश प्रसाद जी सामने। कोई बात नहीं। इन्होंने स्टेटमेंट कुछ बोलिए ना उनके लिए, कुछ मैं उनसे पूछ लूं। भारतीय जनता पार्टी चाहते हो? नहीं, भारतीय उनके लिए वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि अयोध्या के राजा हम हैं। उन्होंने कहा था अयोध्या के राजा हम हैं, तो फिर भगवान राम के माथा टेकने मैंने लिया ये बस यही है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि राम कौन होते हैं, राम तो काल्पनिक है। यही बोले थे कि राम तो काल्पनिक है, राम कौन होते हैं। तो फिर रामनवमी के दिन उस भगवान राम के यहाँ हाथ जोड़ के खड़े काहे थे, यही पूछ लीजिएगा कि अब अगर वो राम उसमें काल्पनिक थे तो आज क्या हैं। सुभाषपा 27 में अगर अखिलेश जी के साथ बनती है और जो नीतियां सुभाषपा की हैं अखिलेश जी उससे एग्री करते हैं, तो सुभाषपा अखिलेश जी के साथ यानी सपा के साथ गठबंधन करेगी? अखिलेश जी 27% आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, यह भी उनसे पूछ लीजिएगा जो आएंगे उनके सांसद जी। उनसे पूछिएगा कि 27% आरक्षण का जो डिवाइडेशन है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर सहमति देंगे कि नहीं देंगे। अगर देते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय सांसद जी या अखिलेश यादव जी दोनों लोग बैठ करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता में यह बताने का काम करें कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के साथ हैं, वो लागू होना चाहिए। लागू जब तक नहीं होगा तब तक हम धरना प्रदर्शन ऐसे ही बोलते रहेंगे। यह जरूर बोलवा दीजिएगा उनसे। तो ठीक है, अब जब वो शाम के आएंगे तो ये सवाल हम कर लेंगे। बस एक दो सवाल हैं, इसके बाद हम लोग काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया है, कुछ बचा के रखेंगे अगली बार के लिए। मंत्री जी एक भाषण में कहते हैं कि देखिए हमारे पास ना बड़े बड़े लोग आते हैं, अतीक अहमद,
और ये अंसारी वो लोग, हमसे बड़ा कौन गुंडा गुंडा है? है। हाँ, सही कहते हैं। हमारे बाबूजी से बड़ा गुंडा कौन है भाई? क्योंकि पिताजी मतलब मंत्री जी नहीं है, समाज सेवक नहीं राजनीतिक है, गुंडा है ना। राजनीतिक गुंडा है। हाँ, वो वाले थोड़ी हैं, हम्म, राजनीतिक गुंडा है वो। हमारे पिताजी से बड़ा गुंडा कौन है राजनीति का? चलिए। हमने हर परिस्थिति को झेल के देखा है, हम्म, हर मोर्चे को हमने संभाला है, हम्म। और हर मोर्चे को संभाल करके आज हम यहाँ पर खड़े हैं। देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अभी तक आप किसको मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह जी? हम तो दोनों लोगों को मानते हैं। नहीं, एक को चुनना पड़ेगा आपको। माननीय मोदी जी। माननीय मोदी जी। ये मत कहिएगा कि आप सत्ता में हैं इसलिए एनडीए तो के साथ ये तो इसलिए। आप ही कह रहे हैं। नहीं, आप मत कहिएगा इस चीज़ को। आप मत कहिएगा इस चीज़ चलिए, प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री विकास पुरुष किसको कहेंगे? मायावती जी, अखिलेश जी? को। हाँ, ये थोड़ा कठिन सवाल है। मायावती जी को। मायावती। हाँ जी। क्या किस चीज़ को विकास मानते हैं आप? ये जो बहन मायावती जी पार्क ने- बनवा दिया हाथियों नहीं, के नहीं, लिए, या ये तो क्या अभी विकास करा है? आप लखनऊ में ये देख रहे हैं ना, ये तो कई जगह हम है। कई भी बड़े शहरों में जाएंगे ग्रामीण आप। स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हम्म, जो दलित समाज के लोग रहते थे बेचारे, हम्म। है ना, जिनके यहाँ ठीक से जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, ठीक है। बहन मायावती जी ने पूरा उनका सपोर्ट किया। इसको मैं पक्षपात नहीं ओके, कहता। ओके। बहन मायावती जी ने ऐसे कम्युनिटी को कहीं न कहीं ऊपर उठाने का काम किया। उनके समाज में बहुत लोग थे, अधिकारी थे, अच्छे अच्छे नेता भी हुए, लेकिन जो काम बहन मायावती जी ने किया कि उनके गांव तक जाने के लिए रास्ता दिया, उनको पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनको आवास, उनको शौचालय, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा, सारी चीज जो किया बहन मायावती जी ने। और इसके साथ साथ जो अंबेडकर आवास योजना चलाया, जहां जिसके पास जमीन नहीं था उनको अंबेडकर आवास में शिफ्ट करते हुए उनको सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड की। देखिए, इस समाज का अगर देखा जाए, आकलन किया जाए, तो दलित समाज वाकई में जो है, जो निचले पावदान पर था, बहन मायावती जी ने और मान्यवर कांसीराम साहब ने, इन दोनों लोगों ने मेहनत करके बहुत आगे बढ़ाया और डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपने को उन्होंने साकार किया। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय काफ़ी उभर रहे हैं, एमपी बने हैं लेटेस्ट ही, और काफ़ी उनका वर्चस्व देखने को मिल रहा है। तो क्या मायावती जी के बाद दलितों का बड़ा नेता बन के चंद्रशेखर जी से हमारी खुद बात होती रहती है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो क्रांतिकारी नेता हैं, हमारे जोड़ के हैं। ठीक है। और युवाओं का ट्रस्ट उन पर हो रहा है। हाँ, युवाओं का ट्रस्ट चंद्रशेखर जी पर अच्छे से हो रहा है, और हम तो आग्रह करेंगे कि चंद्रशेखर जी इसको कीप इट अप, इसको आगे बढ़ें, लेकर के आगे बढ़ें। आप उनके साथ आएंगे कभी? एकदम 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 युवा नेता है चंद्रशेखर जी हमारे। मतलब मायावती जी को रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर भाई, जो वर्तमान समय की मांग है वो चंद्रशेखर जी देख रहे हैं। युवा नेतृत्व उनको मिला हुआ है, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं चुनाव नहीं जीत पाया। नहीं तो कुछ चीज़ें आपको और चीज़ें दिखती, क्योंकि जो हमने सपना सजा रखा है वो सपना मुझे पूरा करना है, और उसको पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं आपको। अगली बार ट्राई करिए। नहीं एकदम। क्या संभावनाएं हैं चंद्र प्रकाश जी की? यूपी की 27 में जो इलेक्शन है, उनकी भागीदारी क्या रहेगी? चंद्रशेखर जी मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भागीदारी रहेगी? क्या वो पीडीए के साथ आएंगे? और देखिए, वो पीडीए के साथ जाकर के देख लिए हैं, वो अभी इस बात को कहते हैं कि अखिलेश यादव जी धोखेबाज नेता हैं, धोखा दे देते हैं वो बार बार, और वो किसी को न तो पिछड़े को न तो दलित को बढ़ने नहीं देना चाहते। मैं भी भ्रम में था। पहले मैं यही सोचता था कि एक पिछड़े वर्ग के नेता को एक पिछड़े वर्ग का नेता ही आगे बढ़ा सकता है, अवसर दे सकता है। लेकिन हमने देखा अखिलेश जी के साथ रह करके वो कदापि नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने कोई नेता उभर के सामने आवे। तो इसलिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, एनडीए को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी की पोटेंशियल को समझा, उनके धरातल की पकड़ को समझा, और पुनः सरकार में सम्मिलित किया। आज हम लोग हैं यूपी से लेकर बिहार तक एकदम गर्दा मचाए हुए हैं। चलिए, हमारे साथ थे अरविंद राजभर जी, जो कि बहुत ही कद्दावर नेता हैं सुभाषपा के, और जितना अभी इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया, जो कुछ उन्होंने बोला, बहुत ही अद्भुत है। मैं जब उनका स्टोरी सुन रहा था, स्ट्रगल का, स्टार्टिंग का इनिशियल स्टेज जो उनकी थी पॉलिटिक्स में आने की, इनके फादर का जो स्ट्रगल्स था, वो काफ़ी आप लोगों को इंस्पायर कर सकता है, जो भी सुभाषपा के फॉलोअर हैं, और बाकी लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको भी प्रेरित कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे यहाँ स्टूडियो में आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद।